कहानी शुरू होती है उस दिन जब कियोको क्लास प्रेसिडेंट चुनी जाती है और सब उसके लिए चीयर करते हैं। ये सोचकर कि क्या वो सही चॉइस है, कियोको अपनी दोस्त मे से पूछती है। मैं उसे तसल्ली देती है कि सब ने उसके लिए वोट किया क्योंकि वो डिपेंडेबल है। ये तारीफ सुनकर कियोको शर्मा जाती है। तभी एक लड़का क्लासरूम में आता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। टीचर कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो पहले दिन ही लेट और इंजर्ड होगा। लड़का अपना इंट्रोडक्शन यानो के रूप में देता है। उसकी चोटों को देखकर कियोको हैरान हो जाती है, खासकर जब उसे कियोको के बगल वाली सीट पर बिठाया जाता है। अपने मन में कियोको हंसती है क्योंकि यानो का टफ साउंडिंग नाम उसके बैंडेज्ड अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करता। अगले हफ्ते तक वो चुपचाप उसे ऑब्जर्व करती है। हर दिन यानो एक नई चोट के साथ आता है। परेशान होके कियोको मे से शिकायत करती है। मैं उसे छेड़ती है और कहती है, क्या तुझे उस पर क्रश है? लेकिन कियोको सच में चिंतित है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो बार बार कैसे चोट खा रहा है। उसके दिमाग में आता है कि शायद उसे बुली किया जा रहा है या घर पर कोई प्रॉब्लम है। क्यूरियस होके वो मे से पूछती है कि क्या सिर्फ उसे ही फिक्र हो रही है। मे भी मानती है कि उसे क्यूरियोसिटी है और सजेस्ट करती है कि स्कूल के बाद दोनों उसे फॉलो करें ताकि असली सच पता चले। क्लास के बाद यानो हमेशा की तरह घर की तरफ चलता है और कियोको और मे उसे पीछे से फॉलो करती हैं। मे को उसके चलने में कुछ अनयूजुअल नहीं लगता, लेकिन कियोको इंसिस्ट करती है कि उन्हें थोड़ा और देखना चाहिए। जब वो मे का स्कार्फ एडजस्ट करने में हेल्प कर रही होती है, तभी उन्हें अचानक दिखाई देता है कि यानो बिना किसी वजह के ट्रिप कर गया है। दोनों सोचती हैं कि शायद सिर्फ शूलेस लूज है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, उसका सर एक टहनी से टकरा जाता है। कुछ पल बाद वो एक पडल में पैर रख देता है, फिर एक पोल से टकराता है और फिर एक साइन बोर्ड से कोलाइड कर जाता है। ये देखकर लड़कियां समझ जाती हैं कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा, वो बस एक अनाड़ी है। घर जाते वक्त कियोको उसकी क्लमजीनेस पर सोचती है और चिंता करती है कि कहीं एक दिन कोई ट्रक उसकी जिंदगी ना ले ले। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके घुटने ब्रूज्ड होते हैं। लड़की समझाती है कि उसे एक तेज भागने वाली बाइक ने टकरा दिया था। कियोको तुरंत अपनी फर्स्ट एड किट निकालती है और बताती है कि वो हमेशा एक साथ रखती है क्योंकि उसके छोटे भाई बहन हैं। उस लड़की के घुटने पैच करने के बाद वो उसे खुशी खुशी जाते हुए देखती है। मुड़कर देखते ही कियोको डर जाती है जब उसे यानो वहां नजर आता है, उसके चेहरे पर नई स्क्रैचेस के साथ। यानो कैजुअली समझाता है कि वो एक ब्रांच में अटक गया था। कियोको को डर लगता है कि शायद उसने उनकी जासूसी नोटिस कर ली, लेकिन वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है। तभी यानो मानता है कि उसे पहले ही लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसने ट्रेल करके पता लगाया कि वो कियोको थी। शर्म से कियोको माफी मांगती है। यानो उसे रियोश्योर करता है कि सब ठीक है, लेकिन पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही थी। घबराते हुए कियोको समझाती है कि वो उसकी डेली चोटों की वजह से परेशान थी। स्टॉकर कहने के बजाय यानो मुस्कुराता है और उसे काइंड बुलाता है। ये सुनकर कियोको शॉक हो जाती है और फ्लस्टर्ड फील करती है। घर जाके भी वो उसके शब्दों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। खाना बनाते वक्त भी उसका ध्यान भटकता रहता है और रात को याद आते ही वो इतनी ब्लश कर जाती है कि उसे नोज ब्लीड हो जाती है। अगले दिन यानो क्लास में उसे ग्रीट करता है। कियोको तुरंत नोटिस करती है कि उसकी उंगली पीई क्लास में इंजर्ड हो गई है। यानो उसे लाइटली लेता है और कहता है कि वो एनीवे लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कियोको पूछती है कि क्या उसे कभी कोल्ड होता है, तो वो कहता है नहीं, अपने इंजरीज के बावजूद उसे कभी बीमारी नहीं होती। अचानक कियोको नोटिस करती है कि उसके टेम्पल से खून निकल रहा है। यानो कैजुअली मानता है कि स्कूल आते वक्त वो एक साइन से टकरा गया था। नर्स ऑफिस की तरफ जाते हुए कियोको उसके साथ हो लेती है, एंग्शियस फील करते हुए। रास्ते में कुछ लड़के गलती से कियोको को धक्का दे देते हैं, लेकिन यानो उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। जल्दी से पीछे हटकर वो माफी मांगता है कि शायद वो ज्यादा क्लोज हो गया। फिर वो समझाता है कि उसे खुद के हर्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और इंजर्ड हो। ये बात सुनकर कियोको गहरा ब्लश कर जाती है। बाद में कियोको मे को बताती है कि उसे अभी भी यानो की चिंता हो रही है। मे उसे एडवाइस करती है कि एग्जाम्स पर फोकस करे, लेकिन कियोको मानती है कि वो यानो के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। मे उसे छेड़ती है कि शायद उसे क्रश हो गया है और ये सुनकर कियोको शॉक हो जाती है। अगले दिन यानो नई इंजरीज के बिना आता है। उसका ज्यादा चेहरा पहली बार देखकर कियोको फिर से ब्लश कर जाती है। डे ड्रीम करते हुए उसे रियलाइज होता है कि मैं सही थी, उसे सच में यानो पर क्रश है। उस रात वो सो नहीं पाती, सिर्फ इस थॉट से ओवरवेल्ड फील करते हुए। जल्दी ही यानो फिर एब्सेंट हो जाता है और जब कुछ दिनों
तक वो वापस नहीं आता, कियोको रेस्टलेस हो जाती है। उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं मिलता, इसलिए वो टीचर के ऑफिस जाती है, जहां वो ओमिया सेंसे को फोन पर सुनती है, जो ट्रक एक्सीडेंट का जिक्र कर रहे होते हैं। हॉरिफाइड कियोको हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है और वहां पाती है कि यानो बैंडेज्ड है लेकिन सेफ है। वो समझाता है कि उसे ट्रक ने हिट नहीं किया, वो वॉल से टकरा गया था जब ट्रक से बचने की कोशिश कर रहा था। वह अश्योर करता है कि वो कल स्कूल वापस आएगा। रिलीफ के साथ कियोको हंस पड़ती है जब वो देखती है कि उसने फिर से वही उंगली इंजर्ड कर ली है। यानो पॉइंट आउट करता है कि वो क्लास स्किप करके उसे देखने आई, जो उसे खुश कर देता है। अगले कुछ दिनों में दोनों और क्लोज हो जाते हैं, लेकिन कियोको अचानक चिंतित हो जाती है कि शायद वो यानो को अनॉय कर रही है। वो मई से पूछती है कि कैसे वो और क्लोज हो सकती है बिना बाउंड्रीज क्रॉस किए। मैं उसे रियोश्योर करती है कि दोनों ऑलरेडी अच्छे फ्रेंड्स लगते हैं, लेकिन मान लेती है कि अभी भी उनके बीच एक दीवार जैसा फील होता है। कियोको यानो को और क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है और नोटिस करती है कि वो सबके साथ कितना काइंड है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा अपने आप में रहना पसंद करता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वही दीवार है जिसके बारे में मैंने बात की थी। उसके वर्ड्स याद आते हैं कि वो नहीं चाहता कि दूसरे उसकी वजह से हर्ट हो, और कियोको समझ जाती है कि वो जानबूझकर थोड़ा डिस्टेंस बना रहा है। डिटरमाइंड कियोको मे को बताती है कि वो यानो की दीवार तोड़ना चाहती है। मैं एक प्लान सजेस्ट करती है, घर पर कुकीज बेक करो, क्लास में सबके साथ शेयर करो और कैजुअली यानो को भी खाने दो। लेकिन जब मैं कुकीज ले आती है, वो क्लासमेट्स के हाथों में खत्म हो जाते हैं। अनडिटर्ड कियोको एक नया टैक्टिक ट्राई करती है, प्रिटेंड करती है कि उसने अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई और यानो से कहती है कि वो अपना डेस्क थोड़ा क्लोज करे। यानो अग्री कर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में फिर से अपनी फिंगर्स इंजर कर लेता है। हर अटेम्प्ट जो कियोको करती है यानो के करीब जाने के लिए, वो उसकी चोट से खत्म हो जाता है और कियोको फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। सीढ़ियों पर अकेली सल्किंग करते हुए यानो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। शर्म से कियोको इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है, लेकिन गिल्टी फील करती है क्योंकि उसकी इंजरीज उसकी वजह से हुई हैं। माफी मांगते हुए वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और गलती से बटन्स रिप कर देती है। मोटिफाइड वो एक्सपेक्ट करती है कि यानो अपसेट हो जाए, लेकिन उसके बजाय यानो हंसता है और कहता है कि वो बस थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया था। अब भी गिल्टी फील करते हुए कियोको इंसिस्ट करती है कि अब से वो उसकी इंजरीज ट्रीट करेगी। जब यानो एक्सेप्ट करता है, वो ब्लश कर जाती है और केयरफुली उसका हाथ बैंडेज करती है। हिम्मत जोड़कर वो पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वो उसकी अच्छी फ्रेंड बन सके, और समझाती है कि वो चाहती है कि यानो अपने आप खुले और अपनी क्लमजीनेस के बारे में ज्यादा चिंता ना करे। अपने वर्ड्स को कन्फेशन जैसा सुनकर वो पैनिक कर जाती है, लेकिन यानो कामली मानता है कि वो बस नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता है। क्लास के बाद फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कैफेज, पार्क्स और कैरियोके जाना, ये सुनकर कियोको की आंखें भर आती हैं और प्रॉमिस करती है कि वो यानो को ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेगी। फिर यानो मेंशन करता है कि उसके कुकीज बहुत डिलीशियस थे। सरप्राइज होकर कियोको रियलाइज करती है कि शायद उसने कुकीज ट्राई की ही थी। अगले दिन मैं क्यूरियस होकर कियोको से पूछती है कि क्या उसने यानो के साथ डेटिंग शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों आजकल काफी क्लोज लग रहे हैं। कियोको शर्माती है और एक्साइटमेंट के साथ समझाती है कि उसने यानो से प्रॉमिस किया है कि वो उसे एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस करने में मदद करेगी। जब मैं पूछती है कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो कियोको सोचने लगती है कि क्या फ्रेंड्स बनाना, अच्छे से पढ़ाई करना और क्लब एक्टिविटीज ज्वाइन करना एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ कहलाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यानो क्लासरूम में आता है, फिर से चोटों से भरा हुआ। वो नोटिस करते हैं कि उसकी पॉकेट से कुछ फूल निकले हुए हैं। यानो को भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो वहाँ कैसे आए, लेकिन उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले वो एक ऐसे इंसान से टकराया था जिसके हाथ में बुके था। उसके पैंट्स की पॉकेट में भी एक फूल अटका होता है, जिसे देखकर सब सोचने लगते हैं कि शायद किसी ने जानबूझकर रखा हो। जब कियोको उसे फूल पकड़े हुए देखती है, तो वो शर्मा जाती है और सोचती है कि वो एक्चुअली काफी चार्मिंग लग रहा है। यानो समझता है कि वो फूलों को घूर रही है, तो वो उसे ऑफर कर देता है। कियोको घबराकर शर्माते हुए फूल ले लेती है। फिर यानो अपनी सीट की तरफ चलता है, लेकिन रास्ते में ट्रिप करके मुंह के बल गिर जाता है और उसका लंच पूरे फ्लोर पर बिखर जाता है। बाद में यानो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कभी स्कूल में लंच प्रॉपरली नहीं खाया, क्योंकि वो हमेशा उसे गिरा देता है। ये सुन के कियोको के दिमाग में एक आइडिया आता है। तनाका
ये भी मेंशन करता है कि यानो अक्सर लंच टाइम के दौरान गायब हो जाता है। तो यानो डिसाइड करता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि वो आमतौर पर कहाँ जाता है। वो उन्हें एक अंधेरी पुरानी सी सीढ़ी के पास ले जाता है और समझाता है कि वो यहाँ इसलिए खाता है ताकि किसी को परेशान ना करे। ग्रुप डिसाइड करता है कि अगली बार सब साथ मिलके यहीं पर लंच करेंगे। ये सुनकर कियोको बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये यानो का पहला नॉर्मल हाई स्कूल एक्सपीरियंस होने वाला होता है। लेकिन ये जगह बहुत डार्क निकलती है तो सब अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। कियोको सजेस्ट करती है कि सब घोस्ट स्टोरीज सुनाएं और तानाका तुरंत एक्साइटमेंट में वॉलंटियर कर देता है। लेकिन उतने में ही उसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में वो गलती से एक डस्टबिन को सीढ़ियों से गिरा देता है और जैसे ही यानो खाना खाने लगता है वो डस्टबिन उसके सर पर गिर जाता है। उसका लंच फिर से खराब हो जाता है। ये देखकर कियोको को बुरा लगता है और वो इंसिस्ट करती है कि सब कोर्टयार्ड में जाकर बैठते हैं। वहाँ कियोको फिर से फूलों में खो जाती है। जब यानो पूछता है कि कल जो फूल उसने दिए थे वो कहाँ है, तो कियोको घबरा कर कहती है कि वो घर पर सजा के रखे हुए हैं। सब धूप के नीचे बैठकर लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक कौवा नीचे आता है और उसका लास्ट हैश ब्राउन का पीस ले जाता है और उसका लंच एक बार फिर से बर्बाद हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक कियोको बार बार कोशिश करती है कि यानो को एक नॉर्मल लंच मिल जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। आखिरकार वो हार मान लेती है। यानो दिल से उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि उन्हें अब साथ में लंच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए बैड लक ला रहा है। वो नहीं चाहता कि उनका पीसफुल लंच टाइम खराब हो, इसलिए डिसाइड करता है कि अब से वो अकेले खाएगा। उसकी बातें सुन के कियोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब यानो जाने लगता है तभी कियोको अचानक जोर से चिल्लाती है कि वो कल उसके लिए लंच बनाएगी और अगर उसने साथ नहीं खाया तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर यानो शॉक हो जाता है लेकिन फाइनली अग्री करता है कि वो एक और बार ट्राई करेगा। उस रात कियोको अपनी रेसिपी बुक ध्यान से पढ़ती है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कुछ खास बनाने का प्लान करती है। अगले दिन कियोको सबके लिए बहुत प्यार से बने हुए लंच बॉक्सेस लाती है और स्टाफ से उनकी यूजुअल जगह का लाइट भी ठीक करवा लेती है। जब यानो उसके हाथ का खाना चखता है तो कियोको का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यानो मुस्कुरा कर कहता है कि खाना बहुत ही डिलीशियस है और तुरंत तानाका बोल पड़ता है कि उसे भी थोड़ा चाहिए। कियोको प्राउडली मुस्कुराती है। मैं, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुरंत एक बाइट ले लेती है, फिर पूरा लंच बॉक्स उठाकर ऊपर भाग जाती है ताकि कपल को थोड़ी स्पेस मिल सके। जब तानाका उनके पीछे जाने की कोशिश करता है मैं उसे रोक लेती है और इस चक्कर में तानाका डस्टबिन से टकरा जाता है जिससे सब चीजें गिर जाती हैं और फिर से यानो के ऊपर बिखर जाती हैं। यानो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है लेकिन जब होश में आता है तो देखता है कि उसका लास्ट हैश ब्राउन का पीस अभी भी सेफ है। वो फाइनली उसे खाता है और सब खुशी से चीयर करते हैं कि यानो ने पहली बार अपना लंच पूरा कंप्लीट कर लिया। बाद में जब कियोको धीरे से उसके सर पर बैंडेज लगाती है, यानो सबका शुक्रिया करता है कि उन्होंने ये पॉसिबल बनाया। कियोको भी उसे थैंक्स कहती है, बोलती है कि उसकी वजह से अब उसे स्कूल और ज्यादा पसंद आने लगा है। वो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाती है लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है और बस इतना पूछती है कि क्या वो हर दिन उनके साथ लंच करेगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और मैं और तानाका खुशी में पागल जैसे चीयर करते हैं। यानो सबको फिर से थैंक यू बोलता है लेकिन अचानक उसके सर से खून निकलने लगता है और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गिर जाता है। बाद में क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को पेयर्स में डिवाइड करती हैं ताकि वो एक दूसरे के पोर्ट्रेट्स बनाएं और कियोको खुशी से झूम उठती है कि उसका पार्टनर यानो है। जब सब स्केच करना शुरू करते हैं तभी उनका ईजल अचानक टूट जाता है और टीचर कहती है कि डेस्क का यूज करो। जब वो फिर से शुरू करते हैं कियोको ध्यान से यानो का चेहरा स्टडी करती है। उसे कंसंट्रेट करते हुए देखकर कियोको शर्माती है और जब यानो ऊपर देखकर उसकी नजरों से नजर मिलाता है कियोको का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। यानो टेंशन तोड़ते हुए कमेंट करता है कि कियोको की आई लैशेस कितनी लंबी हैं। ये सुनकर ओवरवेल्म्ड कियोको अपना सर डेस्क पर रख लेती है और एडमिट करती है कि प्यार में होना कभी कभी कितना थका देने वाला हो सकता है। जब टाइम खत्म होता है मैं और तानाका उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए अर्ज करते हैं। कियोको पहले जाती है और यानो का एक सिंपल स्केच दिखाती है लेकिन जब यानो अपनी ड्राइंग दिखाता है तो वो एक बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर परफेक्ट पोर्ट्रेट होता है जो सबको स्टन कर देता है। कियोको अमेज्ड हो जाती है और यानो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी ड्राइंग भी अच्छी लग रही है। वो डिसाइड करते हैं कि इस मोमेंट को याद रखने के लिए एक फोटो लेते हैं और ये छोटा सा जेस्चर उन्हें पहले से भी ज्यादा क्लोज कर देता है। बाद में कियोको लॉकर रूम में होती
करती है और वो पिक्चर देखते हुए शर्माती है जब तक मैं उसे याद नहीं दिलाती कि स्पोर्ट्स क्लास शुरू होने वाली है। वो जल्दी से अपने बाल सेट करती है और हॉल की तरफ जाती है जहाँ यानो को तुरंत एक बॉल से चेहरे पर हिट लगता है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि उनके पीई टीचर एब्सेंट हैं, इसलिए वो लोग डॉज बॉल खेलते हैं। उन्हें 5-5 के टीम्स में डिवाइड होना पड़ता है और वो लोग मेंबर्स डिसाइड करते हैं रॉक और सीजर्स से। अफसोस कियोको अपने दोस्तों से अलग टीम में चली जाती है जिससे वो उदास हो जाती है। वो फिक्रमंद होती है कि अगर वो वहाँ नहीं है तो यानो को चोट लग सकती है, इसीलिए वो सजेस्ट करती है कि वो लोग जंप बॉल के मेंबर्स चूज करें। कियोको की टीम के लिए वो लोग हाशिबा, एक बेसबॉल स्टार को सिलेक्ट करते हैं, जबकि यानो अपनी टीम के लिए चूज होता है। कोच भी यानो के बारे में फिक्रमंद है और कियोको चुपके से दुआ करती है, डर के कि वो छोटी सी चोट से भी इंजर्ड हो सकता है। लेकिन जब बॉल हवा में टॉस होता है, यानो सबको सरप्राइज करता है, हाई जंप करके बॉल को स्मैश करता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और कियोको बहुत खुश होती है जानकर कि यानो ने हाशिबा को हरा दिया। लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट जल्दी से छुपा लेती है ताकि उसकी टीम को ऐसा ना लगे कि वो दूसरे टीम को सपोर्ट कर रही थी। जब गेम शुरू होता है, वो यानो को पीछे खड़ा देख रही होती है और अब भी हैरान है कि वो पहले कितना कूल लग रहा था, लेकिन वो अब भी फिक्रमंद है कि उसे चोट न लगे। तभी मैं उसके पीछे अपीयर होती है और उसका ध्यान हटा देती है। जब एक बॉल उसकी तरफ थ्रो होती है, हाशिबा जंप करके उसे कैच कर लेता है। वो उसका असिस्ट के लिए थैंक्स करती है और एडमिट करती है कि उसे ज्यादा अच्छा लगता अगर यानो ने कैच किया होता। फिर वो देखती है कि यानो एक बॉल कैच करता है। जब बॉयज उसे चीयर कर रहे होते हैं, वो बॉल उसकी साइड में थ्रो करता है और एक टीममेट के पेट पर हिट होती है जो कियोको को शॉक करता है। जब गेम कंटिन्यू होता है, यानो बार बार फेस पर हिट होता है, लेकिन वो खेल में रहता है क्योंकि फेस हिट्स एलिमिनेशन के लिए काउंट नहीं होती। इसी बीच कियोको बॉल डॉच करती है और यानो के बारे में डे ड्रीम करती है। जब उसकी बारी आती है बॉल थ्रो करने की, वो हेजिटेट करती है, डर के कि उसे उस इंसान को हिट करना है जिसे उसने प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, और इस वजह से वो अपना थ्रो फंबल कर देती है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और वो बहुत एम्बेरेस्ड होती है क्योंकि उसके फीलिंग्स ने उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। फिर हाशिबा फुल स्पीड से बॉल यानो की तरफ थ्रो करता है और कियोको क्लोजली देखती है। यानो अपने हाथ से ब्लॉक करता है, लेकिन क्योंकि वो कैच नहीं करता, कियोको की टीम जीत जाती है। बाद में वो यानो को नर्स ऑफिस ले जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर कई हिट्स लगे हैं। वो उससे पूछती है कि क्या वो गेम जानबूझकर हार गया, और थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो कहता है नहीं। कियोको रियलाइज करती है कि उसने जानबूझकर गेम हारा है और एक्साइटेड हो जाती है। उसकी तारीफ करती है कि वो सच में कूल है। यानो शर्मा जाता है और एडमिट करता है कि लोग अक्सर उसे पिटीफुल कहते हैं, इसलिए ये पहली बार है जब किसी ने उसे कूल कहा है। बाद में कियोको नोटिस करती है एक लड़का एक लड़की के पीछे ड्रूल कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी हेल्प की, और उसे रियलाइज होता है कि यानो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता जब वो उसकी हेल्प करती है। इससे वो थोड़ी सैड फील करती है, सोचकर कि उसकी फीलिंग्स यानो तक नहीं पहुंच रही। घर जाते हुए वो फैसला करती है कि वो ओवर थिंकिंग बंद करेगी और यानो के अराउंड नॉर्मल बिहेव करेगी। स्ट्रीट पर वो देखती है एक ओल्डर आदमी पोस्ट से टकरा रहा है और पडल्स पर पैर रख रहा है और रियलाइज करती है कि दुनिया में यानो जैसे और भी क्लमजी लोग हैं। शुरू में वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब वो वॉल में स्टक हो जाता है तो उसकी मदद करती है। आदमी एक्सप्लेन करता है कि उसने अपना वॉलेट एक नैरो नुक में गिरा दिया था और उसे निकालते हुए दीवार में फंस गया। जब वो आदमी जाने के लिए पीछे मुड़ता है, एक और पोल से टकरा जाता है, इसलिए कियोको फैसला करती है कि वो उसके साथ वॉक करेगी ताकि वो सेफ रहे। वो आदमी नोटिस करता है कि कियोको उसी स्कूल में जाती है जहाँ उसका बेटा पढ़ता है। बाद में जब वो उसे उसके घर ड्रॉप करती है, वो देखती है यानो उसके पीछे खड़ा है। पता चलता है कि जिसकी उसने मदद की वो यानो के फादर हैं। वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और कियोको शेक करने लगती है क्योंकि वो अपने क्रश के घर में है। जब यानो उसके लिए चाय लेने जाता है, वो टेबल से ट्रिप करता है और दीवार से टकरा जाता है जो कियोको को वरी करता है। यानो उसे रियोश्योर करता है कि सारे कॉर्नर्स पैडेड हैं और उसके पास बैंडेजेस का स्टॉक है। जब वो उसके घाव पर मरहम पट्टी करती है, यानो के पापा पूछते हैं कि क्या यानो उसके लिए ट्रबल क्रिएट करता है, और कियोको बात करते करते बता देती है कि यानो कितना काइंड और स्वीट है। अचानक वो रुक जाती है, रियलाइज करके
कि ये कन्फेशन जैसा लग रहा है, लेकिन यानो का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन उसे याद दिलाता है कि वो कितना क्लूलेस हो सकता है। हालांकि उसे उसकी इनोसेंट साइड पसंद है, लेकिन ये साइड उसे फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को नोटिस नहीं कर रहा। यानो को अपनी माँ का एक टेक्स्ट आता है ग्रोसरीज के लिए हेल्प मांगते हुए, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। कियो को भी जाने के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन यानो के पापा ब्लंटली पूछते हैं कि क्या वो उनके बेटे को पसंद करती है। वो कहते हैं कि कियो को इजी टू रीड है और वो खुश है कि कोई उसके जैसी काइंड इंसान यानो को पसंद करती है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनके जेनेटिक कंडीशन के कारण यानो को अपनी प्रोटेक्शन पर फोकस करना पड़ता है और वो अक्सर नोटिस नहीं करता कि कोई उसे पसंद करता है। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यानो के क्लोज रहे और लंबे समय के लिए उसकी फ्रेंड बने। यानो वापस आता है एक कैंडीज के बैग के साथ जो उसने कियोको के लिए लाया है। वो एक्साइटेडली एक्सप्लेन करता है कि ये 16 फ्लेवर्स में आते हैं और ये उसका तरीका है कियोको का शुक्रिया अदा करने का। कियोको फाइनली रियलाइज करती है कि यानो उसकी फीलिंग्स इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि अपने तरीके से एक्नॉलेज कर रहा था। जब वो इस हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है, तभी एक स्केरी पेंटिंग वॉल से गिर जाती है। यानो एक्सप्लेन करता है कि ये उसके पापा का सेल्फ पोर्ट्रेट है, जिससे कियोको रियलाइज करती है कि यानो फैमिली सरप्राइजेस और मिस्ट्रीज से भरी हुई है। वीकेंड पर कियोको अपने लिविंग रूम में रिलैक्स करती है जब यानो उसे मैसेज करता है कि उसने एक स्नैक शॉप में काम करना शुरू किया है। उसकी सेफ्टी की चिंता करते हुए कियोको तुरंत उस एड्रेस पर दौड़ती है, लेकिन जब वो देखती है कि यानो बिल्कुल ठीक है तो उसकी चिंता दूर हो जाती है। यानो समझाता है कि वो उस बूढ़ी आंटी की मदद कर रहा है जो शॉप चलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमर को हर्ट कर लिया है, और ये भी बताता है कि सब लोग उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। वो कियोको को नए स्नैक्स फ्लेवर्स भी दिखाता है जो अभी अभी आए हैं, और कियोको कैप्टिवेटेड हो जाती है कि यानो कितना क्यूट लग रहा है। अगले दिन स्कूल में यानो पत्तियों में लिपटा हुआ आता है और हमेशा की तरह एक फनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो गलती से सीधा झाड़ियों के अंदर गिर गया। जब कियोको उसके चेहरे पर एक चोट देखती है तो वो प्यार से उस पर बैंडेज लगाती है, जबकि मैं चुपचाप पीछे से सब देखती है। बाद में मैं कियोको से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। कियोको मुस्कुराती है और कहती है कि वो बस खुश है अपने नॉर्मल दिन यानो के साथ एंजॉय करने में। जब वो दोनों क्लास की तरफ लौट रहे होते हैं, मैं बताती है कि सीट अरेंजमेंट जल्दी ही बदलने वाली है, जिससे तुरंत कियोको का मूड खराब हो जाता है। क्लास पोल के दौरान वाइस प्रेसिडेंट हाशिबा पूछता है कि क्या किसी को कोई स्पेसिफिक सीट चाहिए। एक लड़की तुरंत कहती है कि यानो को विंडोज के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार वहां उस पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। तनाका ऐड करता है कि यानो को लाइट्स के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार बल्ब उसके सिर के ऊपर टूट गया था। थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद हाशिबा डिसाइड करता है कि यानो को क्लास के बिल्कुल बीच वाली सीट दी जाए ताकि सब उस पर नजर रख सकें। कियोको इस डिसीजन से रिलीव्ड महसूस करती है। जब क्लास वापस सीट लॉटरी पर जाती है, तनाका कहता है कि यानो को कोई जिम्मेदार इंसान चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, और कियोको उसके लिए परफेक्ट चॉइस है। बस उसी मोमेंट कियोको फिर से यानो के पास बैठ जाती है और यानो खुश होता है उसे अपने पास देखकर। क्लास के बाद कियोको अकेली कचरा फेंकने जाती है, लेकिन हॉलवे में उसकी मुलाकात हाशिबा से होती है जो कहता है कि उसे कियोको से बात करनी है। वो अपने हाथ कस के बंद करता है और कन्फेस करता है कि उसे कियोको पसंद है, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि उसे पता है कियोको को यानो पसंद है। हाशिबा की बातें सुनकर कियोको घबरा जाती है। हाशिबा समझाता है कि वो उसे प्रपोज नहीं कर रहा, बस अपने फीलिंग्स के बारे में सच बोलना चाहता था। तभी बेल बजती है, उनकी बात अधूरी रह जाती है और दोनों जल्दी से कमिटी मीटिंग के लिए दौड़ जाते हैं। मीटिंग के दौरान कियोको थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करने लगती है। हाशिबा उससे कहता है कि वो उसकी बात भूल जाए, लेकिन कियोको इतनी नर्वस होती है कि पेपर स्टेपल करते हुए भी गलती कर देती है। हाशिबा उसकी मदद करता है और जब वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं। बाद में कियोको अपने लिए रेड शिसो जूस की एक बोतल खरीदती है और हाशिबा नोटिस करता है कि वो भी उसकी फेवरेट ड्रिंक है। अगले दिन क्लास में एक लड़की हाशिबा की शर्ट पर लाल दाग देखती है और घबरा जाती है, सोचती है कि ये खून है। हाशिबा समझाता
है कि ये सिर्फ उसकी बहन के आर्ट प्रोजेक्ट का पेंट है। जब कियोको क्लास में आती है तो वो कहती है कि उमातारो सोप पेंट हटाने के लिए बहुत अच्छा है और दोनों देखते हैं कि उसकी स्लीव पर भी पेंट लगा है। कियोको बताती है कि उसका भाई पेंटिंग करना पसंद करता है। जो लड़की उन्हें देख रही होती है वो कहती है कि कियोको और हाशिबा कितने मिलते जुलते हैं, यहाँ तक कि उनके टेक्स्ट में भी सेम पंक्चुएशन होता है। बाद में जब वो लोग और कमेटी का काम कर रहे होते हैं तब बारिश शुरू हो जाती है। एक तेज बिजली की गरज कियोको को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और हाशिबा तुरंत समझ जाता है कि वो यानो के लिए चिंता कर रही है। जब वो यानो का नाम लेता है कियोको शर्म से उछल जाती है, हैरान कि वो इतनी आसानी से समझ गया। अपनी थोड़ी सी क्लमजीनेस के बावजूद हाशिबा खुश होता है कि उसने कियोको का ये अलग ज्यादा वल्नरेबल साइड देखा। अगली सुबह हाशिबा क्लासरूम में एंटर करता है और देखता है कि कियोको हमेशा की तरह यानो का ख्याल रख रही है। उसके जेंटल एक्शंस देखकर यह साफ दिख जाता है कि वो यानो को कितना पसंद करती है। बाद में उसी दिन कियोको गलती से अपनी उंगली काट लेती है और हाशिबा तुरंत उसे बैंडेज ऑफर करता है। फिर वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि कियोको उसका कन्फेशन भूल जाए, जिससे कियोको शॉक में आ जाती है। स्कूल के बाद हाशिबा स्पोर्ट्स कोर्ट के पास यानो को देखता है। अचानक एक शॉपिंग बैग यानो के चेहरे को कवर कर लेता है और हाशिबा सोचता है कि कियोको को इतना क्लूलेस इंसान कैसे पसंद हो सकता है। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो यानो का पीछा करना शुरू कर देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि यानो सीधे एक पोल से टकरा जाता है। जैसे ही हाशिबा घर जाने का फैसला करता है वो देखता है कि एक शार्प टूल यानो पर गिरने वाला है। वो तुरंत दौड़ता है और उसे वक्त पर बचा लेता है। यानो के थैंक्स बोलने से पहले एक टहनी यानो के सर पर गिर जाती है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। दोनों पास के एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहां यानो प्रॉपरली उसका थैंक्स करता है, उसे बचाने के लिए और नाक का खून रोकना सिखाने के लिए। हाशिबा समझाता है कि ये उसने अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते हुए सीखा है। अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए यानो हाशिबा को एक स्नैक देता है और माफी मांगता है कि उसने उसे इतनी तकलीफ दी। जब हाशिबा उस स्नैक को शेयर करता है यानो खुशी से चमक उठता है, कहता है कि उसने पहले कभी किसी के साथ स्नैक्स शेयर नहीं किए। उसका प्योर हार्टेड नेचर देखकर हाशिबा फाइनली समझ जाता है कि कियोको को वो इतना पसंद क्यों है। और ज्यादा टाइम साथ बैठने के बाद दोनों पार्क में मजाक मस्ती करने लगते हैं। यानो एक स्प्रिंग राइड से गिर जाता है और एक ट्री ट्रंक से टकरा जाता है। हाशिबा उसे उठाता है और कहता है कि वो एक एक्शन हीरो जैसा लग रहा था, जिससे यानो गर्व से चमक उठता है। अगले दिन हाशिबा क्लास में यानो का हाल चाल पूछता है, जिससे कियोको सरप्राइज हो जाती है। फिर वो अपनी सीट पर बैठता है और सोचता है कि उसे यानो का फ्रेंड बनना है। बाद में क्लास के बाद हाशिबा अचानक यानो से पूछता है कि वो कियोको के बारे में क्या सोचता है। यानो जोर से ब्लश कर जाता है। हाशिबा कन्फेस करता है कि उसे कियोको पसंद है और यानो की राय उससे पूछता है। यानो शर्म से कहता है कि वो कियोको को अपना फ्रेंड समझता है, हालांकि वो श्योर नहीं है कि कियोको ऐसा फील करती है या नहीं, और जल्दी से रूम से चला जाता है, जिससे हाशिबा कंफ्यूज हो जाता है। उसी दिन बाद में कमेटी मीटिंग के खत्म होने के बाद हाशिबा कियोको को गुड लक विश करता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। यानो उनके रूम के पास से गुजरता है और उन्हें बातचीत करते हुए देख लेता है। कुछ दिनों बाद इजुमी कियोको से मिड टर्म्स एग्जाम्स के लिए पढ़ाई में मदद मांगती है। कियोको खुशी से मान जाती है क्योंकि उसे असली में अच्छा लगता है कि इजुमी ने उस पर भरोसा किया। थोड़ी देर बाद मे आती है और वो उसे भी साथ पढ़ने के लिए बुला लेते हैं। फिर यानो क्लासरूम में आता है। वो गलती से सीधा ब्रूम लॉकर से टकरा जाता है और उसका एग्जाम का गुड लक चार्म टूट जाता है। ये देखकर कियोको यानो को भी इनवाइट करती है। बाद में सब स्टडी सेशन के लिए एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। मे कहती है कि तानाका यहाँ क्यों है। तानाका बताता है कि वो अपनी पढ़ाई में पीछे रह रहा है और अब अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होने
होने लगा है। इजुमी क्यूरियस होकर यानो से उसके ग्रेड्स के बारे में पूछती है। यही बात कियोको भी जानना चाहती है। यानो एडमिट करता है कि उसके ग्रेड्स कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तानाका याद करता है कि फर्स्ट ईयर में वो यानो के साथ था। एक टेस्ट के दौरान वो इतना बोर हो गया था क्योंकि उसे कुछ भी लिखने को नहीं आ रहा था। जब उसने यानो की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि यानो ने गलती से अपना हाथ काट लिया था और उसके टेस्ट पेपर पर खून लग गया था। यानो समझाता है कि उस वक्त वो घबरा गया था और उसने खून साफ करने की कोशिश की, लेकिन और खराब हो गया। लड़कियां उसके लिए बुरा महसूस करती हैं। मैं तानाका को डांटती है कि उसने अपना टेस्ट छोड़ दिया, लेकिन तानाका कहता है कि उसने टेस्ट नहीं छोड़ा, बस उस पल उसने हार मान ली थी। सब लोग मिलकर फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू करते हैं। यानो से गलती से उसके चॉपस्टिक्स टूट जाते हैं और उसकी उंगली पर छोटा सा कट लग जाता है, जिसे कियोको पैर से बैंडेज करती है। फिर इजुमी बताती है कि एक स्पेशल गेस्ट जल्दी आने वाला है और सजेस्ट करती है कि उन्हें स्टडी सेशन तब शुरू करना चाहिए जब वो आ जाए। 10 मिनट बाद हाशिबा आता है। वो गुस्सा होता है कि किसी ने अपनी टेक्स्ट बुक भी नहीं निकाली। इजुमी उसे अपने स्पेशल गेस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, समझाते हुए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और अपनी क्लब एक्टिविटीज के बाद उनके साथ पढ़ने के लिए तैयार हुआ। कियोको उसका शुक्रिया करती है कि उसने अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद आने का टाइम निकाला। इजुमी कहने लगती है कि हाशिबा ने पहले मना कर दिया था, लेकिन हाशिबा बीच में बोल पड़ता है कि वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि घर पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सब लोग बैठ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट है वो लेफ्ट साइड पर और बाकी राइट साइड पर, और स्टडी सेशन शुरू होता है। इजुमी और तानाका शुरू में ही हार मान लेते हैं, जबकि हाशिबा और मैं चुपचाप यह समझ जाते हैं कि वो दोनों कितने पीछे हैं। तभी कियोको एक प्रॉब्लम में अटक जाती है और हाशिबा उसकी मदद करता है सही फॉर्मूला समझाकर। कियोको उसकी तारीफ करती है कि वो दोनों स्मार्ट भी है और एथलेटिक भी। हाशिबा थोड़ा शर्मा जाता है। थोड़ी देर बाद कियोको रेस्टरूम जाने के लिए उठती है और यानो भी उठकर जाने लगता है। रास्ते में ट्रिप होकर यानो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। कियोको तुरंत उसे उठने में मदद करती है, लेकिन यानो कहता है कि वो ठीक है और उसे आगे जाने को कहता है। बाद में इजुमी कहती है कि स्टडी सेशन सच में बहुत मजेदार था। वो सजेस्ट करती है कि अगर सब मिड टर्म्स निकल गए तो सब मिलकर कैरियोके जाएंगे। अगले दिन एग्जाम के बाद कियोको इजुमी से पूछती है कि एग्जाम कैसा गया। इजुमी कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की और ये सब स्टडी सेशन की वजह से हुआ। तानाका गर्व से कहता है कि शायद पहली बार वो पास हो जाए। खुशी में इजुमी कैरियोके चलने का प्लान बनाती है और सब मान जाते हैं। जब वो हाशिबा को बुलाती है तो हाशिबा पहले मना करता है, लेकिन कियोको को देखकर अपना फैसला बदल देता है। फिर इजुमी यानो को बुलाती है, जो अचानक से डर जाता है और सिर टकरा लेता है क्योंकि वो डेस्क के नीचे बैठा होता है। कियोको यानो से पूछती है कि क्या कोई जगह है जहां वो जाना चाहता है और यानो सबको एक बर्गर शॉप ले जाता है। यानो जगह को सामने से देखकर हैरान रह जाता है। अंदर जाकर कियोको पूछती है कि उसने डिसाइड किया है क्या ऑर्डर करना है। यानो बताता है कि उसने सुना है नगेट्स और सॉसेस बहुत टेस्टी होते हैं। हाशिबा सजेस्ट करता है कि सब मिलकर 15 पीस नगेट डील ले लें ताकि सारे सॉस फ्लेवर्स ट्राई कर सके। कियोको ऐड करती है कि ऑफिशियल ऐप के अलावा एक और ऐप है जहां अच्छे डील्स मिलते हैं। जब सब खाना शुरू करते हैं, इजुमी मजाक में कियोको और हाशिबा को छेड़ती है, कहती है कि पहले दोनों यानो के माँ बाप जैसा बिहेव कर रहे थे। यानो अपने बर्गर का एक बाइट लेता है और मुस्कुरा कर कहता है ये बहुत डिलीशियस है। सब उसकी असली मुस्कान देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्यारी स्माइल है और हर कोई उसे अपने खाने का शेयर देने लगता है। बाद में कियोको कहती है कि उसके फ्राइज बहुत क्रिस्पी हैं, जबकि उसे थोड़े सॉफ्ट फ्राइज ज्यादा पसंद है। हाशिबा उसे अपने सॉफ्ट फ्राइज ऑफर करता है और कियोको खुशी से ले लेती है। यानो भी अपने फ्राइज ऑफर करता है। कियोको शर्मा जाती है और मना कर देती है, सोचती है कि वो यानो से सीधा खाना कैसे ले सकती है, लेकिन यानो थोड़ा उदास लगता है कि उसने इनकार कर दिया। फिर हाशिबा नोटिस करता है कि कियोको के चेहरे पर थोड़ा सॉस लगा है। जब कियोको उसे ढूंढ नहीं पाती तो हाशिबा खुद उसके लिए वो साफ कर देता है और यानो को हल्की सी जेलसी महसूस होती है। खाना खत्म करने के बाद सब कैरियोके जाने की तैयारी करते हैं। यानो फिर से अपने आप को चोट लगा लेता है और कियोको सबसे कहती है कि वो लोग पहले चले जाएं और वो यानो के साथ रुक जाती है। जब दोनों अकेले होते हैं तो यानो मानता है कि उसने झूठ बोला, उसे असली में चोट नहीं लगी थी। वो कियोको से पूछता है कि क्या वो उसे एक बच्चा समझती है। कियोको ये सुनकर शॉक हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। घबरा कर यानो बात संभाल
संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस ये जानना चाहता था कि किस उम्र में लोगों को अडल्ट माना जाता है। कैरियोके पर हाशिबा बहुत कंसिडरेट तरीके से बिहेव करता है, रूम का टेम्परेचर चेक करता है, काउच में छेद नोटिस करता है और इंश्योर करता है कि सबके पास हैंड टॉवल्स हैं। क्यूको चुपचाप नोटिस करती है कि हाशिबा कितना सोच समझकर सबका ख्याल रखता है, जबकि यानो के दिल में फिर से जलन होती है। जब क्यूको पूछती है कि क्या यानो पहली बार यहाँ आया है, तो वो नजर चुरा कर मानता है कि हाँ, ये उसके लिए पहली बार है। उसका रिएक्शन देखकर क्यूको हैरान हो जाती है। बाद में इजुमी यानो को बुलाती है कि वो उनके साथ बैठ जाए क्योंकि वहाँ बहुत जगह है, लेकिन यानो जाकर उस काउच पर बैठता है जिसमें छेद होता है। क्यूको चिंता से पूछती है कि क्या वो ठीक है। यानो आंखों में देखे बिना कहता है कि हाँ, वो ठीक है। क्यूको सोचती है कि यानो का ये व्यवहार उसके भाई के रेबेलियस फेस जैसा लगता है। फिर इजुमी लिटिल रोज ऑफ द फील्ड गाने को सिलेक्ट करती है। हाशिबा बताता है कि उन्हें ये गाना 2 हफ्तों बाद टेस्ट के लिए जर्मन में परफॉर्म करना है। स्टेज पर क्यूको सोचती है कि वो लोग अच्छे दोस्त बन गए और उसे लगा था कि वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, लेकिन अब तो यानो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। गाना खत्म होने के बाद इजुमी उसकी पिच की तारीफ करती है और हाशिबा उसकी जर्मन की तारीफ करता है और यानो बस कहता है कि गाना अमेजिंग था। यह बात क्यूको के दिल को छू जाती है। कुछ देर पहले तक वो उससे नजरें चुरा रहा था। क्यूको उसे घूरती रहती है और जब यानो नोटिस करता है तो वो तुरंत नजर हटा लेता है और बाहर ड्रिंक लेने चला जाता है। हाशिबा टेंशन महसूस करता है और चुपके से क्यूको से कहता है कि वो जाकर यानो को देख ले। बाहर क्यूको अचानक यानो को डरा देती है, जिससे वो तेज चलने लगता है। क्यूको उसके साथ पेस मिलाती है और कहती है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब यानो मुड़कर देखता है तो उसे क्यूको का उदास चेहरा दिखाई देता है। क्यूको पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है, ऐसी कोई बात जिसकी वजह से यानो उसे इतनी नफरत करने लगा कि अब उसकी तरफ देखता भी नहीं। इससे पहले कि वो जवाब दे पाए, दोनों तरफ से 2 दरवाजे खुल जाते हैं और उसे टकरा कर गिरा देते हैं। बाद में यानो समझाता है कि बात नफरत की नहीं है, असल में वो क्यूको से कभी नफरत कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यूको शर्मा जाती है और बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है ओके। जब दोनों वापस कैरियो के रूम में आते हैं तो मैं और तानाका एक ऐसा गाना गा रहे होते हैं जिसके लिरिक्स बिल्कुल वही एहसास बयां करते हैं जो यानो महसूस कर रहा होता है। उस पल यानो को फाइनली समझ आता है कि उसके दिल के जज्बात क्या हैं, वो प्यार है। कुछ दिन बाद क्लास में इजुमी और मैं क्यूको के भाई बहन की फोटोज देख रही होती हैं। इजुमी कहती है कि उसे उनसे मिलने में बहुत खुशी होगी और क्यूको दोनों को अपने घर पर इनवाइट करती है। जब यानो अपनी सीट पर बैठता है तो क्यूको कहती है कि ऐसा लगता है कि आज उसे चोट नहीं लगी। यानो बताता है कि आज उसके पेरेंट्स उसे कार से छोड़ने आए थे। क्यूको सोचती है कि उनके कैरियोके आउटिंग को कुछ दिन हो गए हैं। यानो उसकी आंखों में देखता है और यूजुअल तरह से बात करता है, या कम से कम क्यूको ने ऐसा सोचा था। लेकिन बाद में घर जाकर उसे महसूस होता है कि उनके बीच फिर से एक दीवार सी खड़ी हो गई है। मैं सजेस्ट करती है कि क्यूको इजुमी को इमिटेट करने की कोशिश करे, क्योंकि क्यूको का भाई जो पहले थोड़ा रेबिलियस था अब इजुमी के साथ खुलने लगा है। क्यूको अपने आप को इजुमी की तरह बिहेव करते हुए इमेजिन करती है और तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। सोचती है कि ऐसा करना यानो को सिर्फ ऑकवर्ड महसूस कराएगा। इसी बीच हाशिबा अपनी छोटी बहन के लिए अमिका इन लव नाम का एक रोमांस मांगा ले रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात यानो और तानाका से होती है। वो उनसे कहता है कि जब तक वो पेमेंट कर ले तब तक दोनों बाहर इंतजार करें। मीनवाइल क्यूको इजुमी को अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है और इजुमी तुरंत समझ जाती है कि वो यानो के बारे में बात कर रही है। कन्वीनियंस स्टोर पर हाशिबा यानो और तानाका को चिकन स्नैक्स देता है। जब तानाका पूछता है कि क्या वो सच में वो मांगा पढ़ता है तो हाशिबा इनकार कर देता है, कहता है कि उसकी बहन ने उससे मांगा खरीदने की रिक्वेस्ट की थी। फिर भी उसे चिंता होती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे और ये चिकन स्नैक्स उनका मुंह बंद करने के लिए है। तानाका उसे थैंक यू कहकर चला जाता है। हाशिबा यानो से कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, खासकर क्यूको को। यानो फिर याद करता है कि हाशिबा ने उसे कहा था कि उसे क्यूको पसंद है। क्यूरियस होकर यानो उससे पूछता है कि प्यार में होने का एहसास कैसा होता है। हाशिबा कहता
कहता है कि मांगा पढ़ लो, सब समझ जाओगे। मीनवाइल कियोको हैरान रह जाती है जब इजुमी कहती है कि यानो उसे पसंद करता है, और वो सोचती है कि इजुमी को कैसे पता कि वो यानो ही है जिसके बारे में वो बात कर रही है। इजुमी कहती है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, खासकर उस कैरियोके आउटिंग के बाद। स्कूल में यानो खुश लगता है अमीका इन लव पढ़ने के बाद। कियोको उसे ग्रीट करती है इजुमी के मैनरिज्म्स इमिटेट करते हुए। वो मे को भी ग्रीट करती है पर तुरंत उसका मुंह कवर कर लेती है ताकि कुछ भी रिवील ना हो। तभी हाशिबा क्लास में आता है और नोटिस करता है कि कियोको कुछ अलग लग रही है। कियोको कैजुअली यानो से पूछती है कि फर्स्ट पीरियड में कौन सी क्लास है। जब वो कहता है इंग्लिश है तो कियोको उसके बालों से कुछ निकाल लेती है। यानो सोचता है कि सब कुछ अजीब तरह से फेमिलियर लग रहा है, जैसे अमीका इन लव के सीन्स हो। थोड़ी देर बाद इजुमी कियोको से कहती है कि आज वो कुछ ऑफ लग रही है। वो अच्छी लग रही है पर थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। कियोको क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और फिर अपनी नॉर्मल सेल्फ में वापस आती है। जब यानो वापस आता है तो कियोको उससे वार्मली वेलकम करती है। यानो समझ जाता है कि ये मोमेंट मांगा के एक सीन जैसा ही है और वो पूरी तरह कैप्टिवेट हो जाता है। जब क्लास शुरू होती है कियोको टीचर से माफी मांगती है कि वो अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई है, और यानो तुरंत अपनी डेस्क उसके साथ जोड़ देता है ताकि दोनों शेयर कर सके। उसे लगता है कि कियोको बहुत पास बैठी है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर यानो गलती से अपनी उंगली काट लेता है और हमेशा की तरह कियोको तुरंत नोटिस करती है और पैर से बैंडेज करती है। इमोशन से भरकर यानो अचानक कह देता है कि उसे कियोको पसंद है। उस शाम कियोको घर पर चुपचाप बैठी रहती है, एक ही जगह देखते हुए, जिससे उसके छोटे भाई बहन फिक्रमंद हो जाते हैं। वो खुद से कहती है कि यानो का लाइक उसके जैसा नहीं है, आखिर ये यानो है। अगली सुबह यानो उसे हमेशा से ज्यादा प्यारी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहता है। वो उसके बालों से चॉक डस्ट साफ करता है जिससे कियोको शर्मा जाती है। बाद में हाशिबा का एक दोस्त उसे एक मैगजीन दिखाता है और पूछता है कि उसे कौन सी मॉडल पसंद है। दोस्त मजाक में कहता है कि हाशिबा को जरूर लंबे सीधे बालों वाली लड़कियां पसंद होगी। शर्मिंदा होकर हाशिबा जोर से कहता है कि चुप हो जाओ और समझाता है कि वो बस इसलिए चूज कर रहा था क्योंकि उसे पूछा गया था। फिर दोस्त यानो की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि उसका टाइप कैसा है। थोड़ी देर सोचने के बाद यानो कहता है योशिदा सान, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। कियोको चुपचाप सोचती है कि क्या उसने सच में उसका नाम लिया। यानो उसकी वाटर बॉटल उठाता है और उसे लंच साथ करने के लिए कहता है। लंच के दौरान यानो अपनी फेवरेट चीज हैश ब्राउन्स उसे ऑफर करता है। कियोको पहले हिचकिचाती है, कहती है कि ये तो उसकी फेवरेट है, लेकिन यानो कहता है कि वो चाहता है कि कियोको ले ले। कियोको ग्रेटफुली एक्सेप्ट करती है और यानो उसके चेहरे को देखता ही रहता है। शर्मिंदा होकर कियोको पूछती है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है, लेकिन यानो मुस्कुराता है और कहता है कि वो बस उसे एडमायर कर रहा था। उनके क्लासमेट्स कहते हैं कि यानो क्लास प्रेसिडेंट पर लाइन मार रहा है। कियोको यकीन नहीं कर पाती, शौक में उसका लंच बॉक्स गिर जाता है, लेकिन यानो उसे पकड़ लेता है। चिंता से वो पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रही है और ऑफर करता है कि उसे नर्स के ऑफिस ले जाए। इमोशन से भरी हुई कियोको हाँ कह देती है। क्लासरूम के बाहर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक सेक्लूडेड एरिया में ले जाती है। जब दोनों अकेले होते हैं तो कियोको हिम्मत जुटाकर पूछती है कि उसने जब कहा कि वो उसे पसंद करता है उसका मतलब क्या था। यानो कहता है कि उसका मतलब वही था जो उसने कहा। वो समझाता है कि जब भी वो कियोको के साथ होता है तो उसे खुशी, शर्म और कभी कभी बेचैनी महसूस होती है। इतनी नई फीलिंग्स कि उसे लगा कि शायद वो बीमार है, लेकिन जब उसे समझ आया कि ये सब प्यार है तो वो अपने दिल की बात छुपा नहीं सका और तुरंत कन्फेस कर दिया, चाहे वो वक्त सही नहीं था। कियोको रो पड़ती है, कहती है कि जब यानो ने कहा कि वो उसे पसंद करता है तो उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करती थी। यानो प्यार से मुस्कुराता है, उसका शुक्रिया करता है और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है चलो आगे भी अच्छे पल साथ बिताते हैं। कियोको खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों के नए सफर की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद क्लास हाई जंप कंपटीशन में हिस्सा लेती है। जब यानो की बारी आती है सब लोग चिंता करते हैं कि कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा ले। कियोको भी
भी अंदर ही अंदर यही सोचती है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब यानो परफेक्ट जंप करके बैरल के ऊपर से निकल जाता है और सब क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते हैं। जब लड़के उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, कियोको धीरे से बोल पड़ती है, ये कितना कूल है। जब कियोको की बारी आती है, वो जंप करने में फेल हो जाती है। वो देखती है कि यानो हर बार और ऊंचा जंप कर रहा है, लेकिन लैंड करने पर उसे चोट लग रही है। फिर भी यानो टीचर से पूछता है कि क्या वो और ऊंचा जंप ट्राई कर सकता है। कियोको चिंता से कहती है उसे नर्स के ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन तानाका उसे रोकता है और कहता है यानो बस अपनी लिमिट्स टेस्ट कर रहा है मर्द होने के नाते। यानो एक और जंप लेता है, बार क्रॉस करता है, कुशन पर लैंड करता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। टीचर पूछते हैं वो ठीक तो है ना, और यानो कहता है कि वो ठीक है। फिर टीचर अनाउंस करते हैं कि आज के लिए एक्टिविटी यहीं पर खत्म होती है। कियोको तुरंत उसके पास जाकर कहती है चलो नर्स के ऑफिस चलते हैं, लेकिन यानो कहता है नहीं, बस वॉश अप करने की जरूरत है। फिर वो मानता है कि वो थोड़ा ज्यादा कैरी अवे हो गया था जब उसने कियोको को बोलते सुना कि वो कूल है। ये सुनकर कियोको शॉक हो जाती है कि यानो ने उसकी बात सुन ली। उन दोनों को देखकर इजुमी कहती है लगता है यही है प्यार की ताकत। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के आकर पूछते हैं कि क्या यानो और कियोको डेटिंग कर रहे हैं। कियोको अपने मन में सोचती है क्या हम सच में डेटिंग कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज होती है और उनके हाथ मिलाने के मोमेंट को याद करती है। यानो भी उतना ही अनश्योर लगता है, वो भी वही सवाल पूछता है। आखिर में क्लासमेट्स मान लेते हैं कि दोनों अभी साथ नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। जब दोनों अकेले रह जाते हैं, यानो कियोको से पूछता है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। शर्माते हुए कियोको कहती है हाँ। अंदर से वो सोचती है कि किसी के साथ बाहर जाने का मतलब क्या होता है। फिर वो कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए और यानो मान जाता है। उस रात कियोको घर पर बैठी सब कुछ सोच रही होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी गोइंग आउट का मतलब ढूंढ रही होगी। सिर्फ क्योंकि मुझे वो पसंद है कह देना उसे काफी नहीं लगता। वो सोचती है कि वो यानो के साथ क्यों रहना चाहती है और इस रिलेशनशिप से उसे असल में चाहिए क्या। थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनरेडी महसूस करते हुए वो डिसाइड करती है कि अभी वो उसे आस्क आउट नहीं कर सकती। तभी उसकी छोटी बहन बात छेड़ती है कि आज किसी ने उनके भाई योता को प्रपोज किया और पूछती है कि क्या वो उस लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है। योता कहता है नहीं, वो बस हैंग आउट करने का इनवाइट था। क्यूरियस होकर कियोको उनसे पूछती है गोइंग आउट का मतलब क्या होता है। उसकी बहन कहती है जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो बाहर जाते हैं। जब कियोको पूछती है कि उसका डीपर मीनिंग क्या है, उसकी बहन सिंपल सा जवाब देती है और कोई रीजन चाहिए ही नहीं। उसकी बहन फिर पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड मियू कल घर आ सकती है। कियोको हाँ कहती है और उसकी बहन कहती है कि मियू तो रिलेशनशिप मास्टर के नाम से फेमस है, कियोको उससे एडवाइस ले सकती है। अगले दिन कियोको मियू से पूछती है गोइंग आउट का मतलब क्या होता है। मियू मन में कहती है कि उसका सारा ज्ञान तो मांगा से आया है, लेकिन वो समझाती है जब तुम किसी को पसंद करती हो तो उसके साथ रहना हर छोटी चीज को फन और हैप्पी बना देता है, जिससे रात को सोने से पहले लाइन पर चैट करना भी। ये सुनकर कियोको को याद आता है कि उसने और यानो ने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज किए थे, लेकिन कभी सिंपल ग्रीटिंग से आगे बात नहीं बढ़ी। मियू आगे कहती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड वीकेंड्स पर मिलते हैं और जब वो थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग भी हो जाती है तब भी वो लड़का हमेशा काइंड रहता है, हमेशा हंसता है और उसके सर पर प्यार से हाथ रखता है। कियोको पूछती है तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि रोज मैसेज भेजने से वो इरिटेट हो जाएगा। मियू कॉन्फिडेंस से कहती है बिल्कुल नहीं, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं होती। फिर वो कहती है मुझे लगता है यानो तो खुश ही होगा अगर तुम उसे मैसेज भेजो। ये सुनकर कियोको उससे गले लग जाती है और कहती है थैंक्स मास्टर। अगले दिन कियोको यानो से अकेले में मिलती है। वो कहती है कि उसने बहुत सोचा है कि वो यानो के साथ गो आउट क्यों करना चाहती है और अब उसे समझ आ गया है। वो कहती है क्लास में तुम्हारे पास बैठकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाहर भी देखना चाहती हूँ, उन दिनों में जब मैं तुम्हें मिस करती हूँ। वो मानती है कि पहले वो मैसेज भेजने से डरती थी क्योंकि उसे लगता था वो इरिटेट हो जाएगा, लेकिन अब वो बदलना चाहती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता सिर्फ चोटों में हेल्प करने तक सीमित ना रहे, बल्कि हम दोनों बिना किसी झिझक के एक दूसरे के करीब आ सकें। फिर अपना हाथ बढ़ाकर कियोको मुस्कुराते हुए कहती है आई होप हम दोनों साथ गो आउट कर सकें। यानो उसका हाथ पकड़ता है, मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी भी वही फीलिंग है। उसे खुशी होती है और वो एक्साइटेड होता है ये सोचकर कि अब वो कियोको के साथ और ज्यादा वक्त बिता सकता है। कुछ देर बाद क्लास में यानो एक मूवी के पोस्टर को देखता है। कियोको कहती है ये वही
वही मूवी है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। और यानो कहता है, हाँ मैंने सुबह न्यूज में देखी थी और सोचा था मूवी देखने जाने का। आखिरकार दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मूवी देखने साथ चलेंगे। थिएटर में क्योको नोटिस करती है कि सिर्फ सीट तक पहुंचते ही यानो थोड़ा थक गया लगता है। वो चिंता करती है कि शायद उसने गलती से उसे इतनी क्राउडेड जगह पर ले आई। जब कमर्शियल स्टार्ट होते हैं, क्योको रियलाइज करती है कि उसने आदत से पीछे वाली सीट्स चुन ली और अब उसे टेंशन होती है कि अगर यानो उठकर जाता है तो कहीं वो स्टेप्स पर ट्रिप ना कर जाए। वो अपने थॉट्स को साइड में रखकर मूवी पर ध्यान देने की कोशिश करती है। जब वो यानो की तरफ देखती है तो उसे बच्चे जैसी एक्साइटमेंट के साथ मूवी देखते हुए पाती है। मूवी खत्म होने के बाद यानो कहता है, ये मूवी कमाल की थी। सिर्फ 90 मिनट्स में इतनी सारी फीलिंग्स महसूस हुई। मैं तो फिर से देखना चाहता हूँ। ये सुनकर क्योको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यानो कहता है, अभी भी इमोशनल लग रही हो ना। क्योको मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, हाँ। ये सोचकर ही दिल भर आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी सारी चिंताएं, जैसे यानो को इरिटेट कर देने का डर, सब बेकार थी। वापस आते वक्त क्योको कहती है, ये हमारी पहली आउटिंग थी, सिर्फ हम दोनों की। यानो कहता है, मुझे भी बहुत मजा आया। वैसे क्या ये डेट थी? उसने मांगा में ऐसा कुछ पढ़ा था। शर्माते हुए क्योको कहती है, हाँ ये एक डेट थी। कुछ दिन बाद क्लास में इजुमी सोचती है कि क्या इस साल स्कूल वाइड चीयरिंग होगी या नहीं, और वो हाशिबा से उसकी राय पूछती है। हाशिबा समझ नहीं पाता कि वो उससे क्यों पूछ रही है, पर इजुमी उसे याद दिलाती है कि टीम को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाना है और कहती है कि ये काम वो करवाए। हाशिबा का फ्रेंड प्रॉमिस करता है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर ये भी कहता है कि अगर कोई रिवॉर्ड मिले तो मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। जब हाशिबा पूछता है कि कैसा रिवॉर्ड, तो उसका दोस्त हिंट देता है कि जैसे अगर वो होम रन मारता है तो किसी लड़की को डेट पे पूछ लेना। हाशिबा कहता है कि उन्हें बिना किसी इंसेंटिव के ही बेस्ट ट्राई करना चाहिए। फिर उसका फ्रेंड पूछता है कि हाशिबा खुद क्या चाहता है, पर हाशिबा कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसी वक्त इजुमी क्योको की डेस्क के पास आती है और उसकी की चेन नोटिस करती है। उसे पहचान लेती है कि ये उस मूवी का मर्चेंडाइज है जो वो भी देख चुकी है। हाशिबा अंदर ही अंदर रिएक्ट करता है, समझ जाता है कि क्योको और यानो वो मूवी साथ देखने गए थे, दोनों अकेले। बाद में क्योको हाशिबा से कहती है कि वो टीम को चीयर करेगी। हाशिबा अचानक बोल देता है कि अगर वो चीयर करने आती है तो वो और ज्यादा मेहनत कर पाएगा, और बिना सोचे समझे पूछ लेता है कि अगर वो होम रन मारता है तो क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी। अपनी ही बात से शॉक होकर वो पैनिक करता है और भाग जाता है, कहते हुए कि उसे जल्दी वापस जाना है क्योंकि उसकी आफ्टरनून में क्लास है। बाद में टीचर अनाउंस करते हैं कि बेसबॉल टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई है, इसलिए पूरा स्कूल अगले दिन उन्हें चीयर करने जाएगा। अगले दिन स्टेडियम में सब लोग तेज धूप में जमा होते हैं। जब हाशिबा बैटिंग के लिए आता है, इजुमी जोर से होम रन के लिए चीयर करती है और क्योको भी ज्वाइन करती है, पर क्योको को एहसास होता है कि अगर वो सच में होम रन मारता है तो उसे मूवी वाले प्रॉमिस को पूरा करना होगा। 2 स्ट्राइक्स के बाद वो फिर से उसे चीयर करती है और हाशिबा पूरी ताकत से स्विंग करता है और होम रन मार देता है। गेम के बाद हाशिबा क्योको से उस मूवी वाली बात के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो कुछ सोच समझ के नहीं बोलता और क्योको को सब भूल जाना चाहिए, खासकर क्योंकि वो यानो को डेट कर रही है। फिर भी वो मानता है कि उसकी चीयरिंग ने उसे अपना बेस्ट देने में मदद की। जब वो जाने लगता है, क्योको उसे होम रन के लिए कांग्रेचुलेट करती है। फिर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और इजुमी सजेस्ट करती है कि समर ब्रेक आने वाला है, इसलिए सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो प्रपोज करती है कि सेलिब्रेशन एक समर फेस्टिवल से स्टार्ट होगा। यानो एक्साइटेड होकर अग्री करता है, क्योको भी तैयार हो जाती है और हाशिबा भी मान जाता है। फेस्टिवल के दिन हाशिबा तानाका के साथ वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद लड़कियां युकाता पहनकर आ जाती हैं और क्योको को देखकर हाशिबा की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। इजुमी उससे पूछती है कि क्योको कैसी लग रही है, लेकिन हाशिबा कुछ कह पाए उससे पहले यानो आ जाता है, ब्रांचेस में उलझा हुआ। वो समझाता है कि वो जल्दी आने के चक्कर में गिर गया था। फिर वो क्योको की तारीफ करता है, कहता है कि वो आज स्पेशली क्यूट लग रही है। फिर वो हाशिबा की तरफ मुड़कर कहता है कि उसकी हैट बहुत कूल लग रही है। हाशिबा उसे रियश्योर करता है कि यानो पर भी हैट अच्छी लगेगी और अपनी हैट उतार कर यानो के सिर पर रख देता है। फेस्टिवल में इजुमी हाशिबा को जिम्मेदारी देती है कि वो यानो को किसी भी अजीब चीज से बचा कर रखे। हाशिबा नोटिस करता है कि क्योको चुपचाप उसे देख रही है और वो उसके एक्सप्रेशन को इस तरह समझता है जैसे क्योको जेलस हो कि उसे यानो के साथ चलने का मौका मिल रहा है। बाद में एक कैंडी शॉप पर क्योको हाशिबा से पूछती
सोचती है कि वो और यानो कब इतने क्लोज हो गए, क्योंकि क्लास में तो वो दोनों ज्यादा बात भी नहीं करते। वो इंसिस्ट करती है कि वो जेलस नहीं है, वो बस सच में क्यूरियस है। हाशिबा समझाता है कि उन्होंने पहली बार लगभग 2 महीने पहले बात की थी, जब उन्होंने एक स्नैक शेयर किया था और दोनों शाम तक पार्क में टाइम बिताते रहे। यानो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी के साथ खाना शेयर किया था। हाशिबा बताता है कि यानो कितना एनर्जेटिक है। प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट पर भी वो बच्चे की तरह खेलता रहा और अभी अभी दोनों एक ही मांगा में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ये सब बोलते हुए हाशिबा को रियलाइज होता है कि कियोको बिल्कुल सही कह रही थी, वो दोनों सच में काफी क्लोज हो चुके हैं। हाशिबा मन ही मन मानता है कि उसने कभी कियोको को ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था और इससे उसका थोड़ा सा दिल किया कि वो थोड़ी सी शान मार ले। कियोको कहती है कि वो समझ सकती है कि लड़कों के अपने बॉन्ड्स होते हैं और वो खुश है कि यानो दोस्त बना रहा है, लेकिन ऐड करती है कि वो थोड़ी सावधान रहेगी, कहीं हाशिबा यानो को चुरा ना ले। जब वो आगे चल रहे होते हैं, हाशिबा सोचता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उस पर ही जेलस हो रही है और उसका राइवल उससे पहले उसकी क्रश की तारीफ करता है। वो सोचता है क्या सब सचमुच उसके लिए ठीक होगा। फिर वो यानो को टारगेट शूटिंग खेलने के लिए बुलाता है, जैसे एक कंपटीशन हो। हाशिबा बिल्कुल परफेक्ट टारगेट हिट करता है और कियोको उसकी तारीफ करती है। हाशिबा दिल में खुशियां मनाता है, पर यानो इम्प्रेस होकर पूछता है कि उसने एम करना कैसे सीखा। अचानक एक छोटा बच्चा गलती से यानो को शूट कर देता है। यानो कहता है कोई बात नहीं, ये बस एक कॉर्क था, और हाशिबा प्राइज में एक बड़ा टेडी बेयर जीत लेता है। जब वो बात कर रहे होते हैं, अचानक एक ग्रुप आकर यानो को खींच कर ले जाता है, लेकिन सब मिलकर उसे बचा लेते हैं। इजुमी कहती है कि इस तरह तो यानो पक्का फिर से खो जाएगा और वो हाशिबा से कहती है कि वो यानो का हाथ पकड़े। हाशिबा नोटिस करता है कि कियोको उसे देख रही है और सोचता है कि शायद वो फिर से जेलस हो रही है। मैं ये सब देखकर सजेस्ट करती है कि यानो का हाथ कियोको पकड़े, क्योंकि ये ज्यादा नेचुरल लगता है। आखिर वो दोनों कपल जो हैं। कियोको अपना हाथ आगे बढ़ाती है और यानो भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर एकदम रुक जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि आज उसका राइट हैंड थोड़ा ठीक कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो हाथ नहीं पकड़ सकता। कियोको अंदर ही अंदर चिंता करती है कि शायद उसके पसीने वाले हाथ की वजह से यानो को बुरा लग गया हो। बाद में लड़कियां ग्लोइंग रिंग्स देख रही होती हैं। कियोको मानती है कि एलिमेंट्री स्कूल में वो कभी अपनी पसंद की चीज मांग नहीं पाती थी क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी, इसलिए वो हमेशा खुद को रोक लेती थी। वो कहती है कि ये रिंग्स उसे उस वक्त की याद दिलाती हैं और अभी भी टेम्पटिंग लगती हैं। इजुमी और मैं उसे एनकरेज करती हैं कि जितनी चाहे उतनी रिंग्स ले ले, लेकिन कियोको कहती है कि ठीक है, वो बस एक पुरानी याद है। डार्ट्स गेम के दौरान हाशिबा फिर से परफेक्ट हिट करता है और जब यानो थ्रो करता है तो डार्ट वापस उसे ही लग जाता है और कियोको तुरंत उसकी चिंता करती है। फिर फिश स्कूप करते वक्त यानो की उंगली कट जाती है और कियोको हर बार उसकी देखभाल करती है, जबकि हाशिबा उसे देखकर और ज्यादा जेलस हो जाता है। इजुमी ये सब नोटिस करती है। वो हाशिबा से कहती है कि उसने अभी तक कियोको के लिए अपनी फीलिंग्स को छोड़ा नहीं है। हाशिबा कहता है कि बात नहीं है कि उसने गिव अप किया या नहीं, बल्कि अगर वो कभी साथ ना भी आए फिर भी उसके दिल में हमेशा फीलिंग्स रहेंगी। जब सब लोग फायरवर्क्स देखने जा रहे होते हैं, कियोको अचानक रियलाइज करती है कि यानो गायब है। सब घबरा जाते हैं, सोचते हुए कि शायद कोई फिर से उसे परेशान कर रहा होगा, लेकिन यानो ठीक ठाक वापस आ जाता है और सबको टेंशन देने के लिए माफी मांगता है। फिर वो कियोको का हाथ पकड़कर उसे एक रिंग पहनाता है, वही रिंग जो कियोको पहले देख रही थी। वो बताता है कि उसने वो इसलिए खरीदी क्योंकि उसे लगा कि कियोको को वो पसंद आएगी। हाशिबा चुपचाप सोचता है कि यानो इतना थॉटफुल कैसे हो सकता है बिना कोशिश किए। वो भी कुछ कहना चाहता है, शायद कियोको की तारीफ करे, लेकिन आखिर में बस इतना बोल पाता है कि उसे खुशी है कि यानो ठीक है। फायरवर्क्स शुरू होते हैं। कियोको कहती है कि वो उम्मीद करती है कि अगले साल भी वो सब यहाँ आएंगे और यानो साइलेंटली कहता है हाँ। कुछ दिन बाद कियोको यानो को एक चीयरफुल गुड मॉर्निंग विश करती है और वो भी ग्रीटिंग रिटर्न करता है। वो उसके गाल पर एक छोटा सा कट नोटिस करती है और अपने बैग में अधेसिव बैंडेज ढूंढने लगती है। जब वो ये कर रही होती है, यानो अपने मन में सोचता है कि आजकल जब भी वो योशिदा के आसपास होता है उसका दिल अजीब तरह से रिएक्ट करता है। जब कियोको बैंडेज लगाने के लिए पास आती है तो यानो जल्दी से पीछे हट जाता है और इस वजह से उसकी पेन दूसरे गाल को भी स्क्रैच कर देती है। कियोको कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि अभी क्या हुआ, जबकि यानो कहता है कि वो खुद हैंडल कर लेगा। कियोको पॉइंट आउट करती
देखती है कि अब वो दूसरी जगह से भी ब्लीड कर रहा है। यानो अपने मन में सोचता रहता है कि उस रात से वो अजीब फील कर रहा है जब उसने समर फेस्टिवल में क्यूको का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। पहले भी वो लोग कितनी बार नॉर्मली हाथ मिला चुके हैं, फिर भी इस बार ये अलग फील हो रहा है। और जब वो आगे सोचता है तो उसे समझ आता है कि ये फीलिंग उस मोमेंट जैसी लगती है जब उसने पहली बार समझा था कि प्यार क्या होता है। उसे अमीका का वो सीन याद आता है जहाँ हीरोइन को ऐसा ही फ्लटरिंग सा फील होता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी करंट फीलिंग अमीका से कहीं ज्यादा डीप और हैवी है। आखिर में क्यूको उसके लिए बैंडेजेस लगा देती है और यानो उसे थैंक्स बोलता है, कहकर कि आखिर तुमने ही मेरे लिए ये कर दिया। क्यूको वार्म टोन में रिस्पॉन्ड करती है। जब यानो नोटिस करता है कि वो थोड़ी चुप हो गई है तो वो पूछता है कि क्या हुआ। क्यूको एक्सप्लेन करती है कि वो एक्साइटेड फील कर रही थी क्योंकि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है, पर फिर उसे याद आया कि मिड टर्म्स तुरंत उसके बाद हैं। वो सोचती है कि अब सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट करना अच्छा आइडिया होगा। यानो उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो लोग फिर से साथ पढ़ाई करें, बिल्कुल पहले की तरह, और क्यूको अग्री करती है, कहती है कि ये फन लगता है और वो सबको पूछेगी। यानो थोड़ा हेजिटेट करके एडमिट करता है कि वो चाहता है कि पहले वो दोनों अकेले पढ़ाई करें, सिर्फ दोनों। बाद में गर्ल्स रेस्टरूम में मैं कहती है कि वो मोमेंट आखिर आ ही गया, और ये भी कि यानो ही था जिसके सजेशन पर ये सब हो रहा है। इजुमी एक्साइटेड होकर पूछती है कि ये स्टडी मीट कब हो रहा है, और क्यूको समझाती है कि 2 दिन बाद संडे को उसके घर पर हो रहा है। वो कहती है कि उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो लोग बिना टाइम की चिंता किए पढ़ सके। वो सोचती है कि क्या इतना अचानक उसे बुलाना थोड़ा अजीब तो नहीं था। मैं उसे रियोश्योर करती है कि यानो के केस में सब ठीक होना चाहिए। इजुमी एक्साइटमेंट में प्रपोज करती है कि स्कूल के बाद एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करते हैं ताकि वो क्यूको का आउटफिट और मेकअप प्लान कर सके उसकी पहली एट होम स्टडी डेट के लिए, कैजुअल कपड़ों में, सिर्फ दोनों के बीच। आर्ट रूम में तानाका यानो का स्केच देखकर पूछता है कि क्या ये क्लास प्रेसिडेंट का पोर्ट्रेट है। यानो मना करता है, कहता है कि वो तो सिर्फ स्कल्पचर ड्रॉ कर रहा था, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि उसने अनजाने में क्यूको को ही ड्रॉ कर दिया। तानाका पॉइंट आउट करता है कि यानो सच में क्लास प्रेसिडेंट से प्यार करता है और यानो इस बात को मान लेता है। तभी हाशिबा अंदर आता है, हैरान होते हुए पूछता है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं। तानाका उसे ड्राइंग दिखा देता है। हाशिबा इम्प्रेस्ड होकर कहता है कि ड्राइंग बहुत अच्छी बनी है। यानो फिर से कहता है कि वो सिर्फ स्कल्पचर ड्रॉ करना चाहता था, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद चल गया। हाशिबा कहता है कि शायद इसका मतलब है कि वो योशिदा के साथ होने वाले स्टडी सेशन को लेकर एक्साइटेड है। यानो घबरा कर पूछता है कि उसे ये कैसे पता। हाशिबा तुरंत समझ जाता है कि उसने ये बात गलती से बोल दी। तानाका कहता है कि स्टडी सेशन सुनने में काफी मजेदार लगता है और कहता है कि वो भी ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर हाशिबा मजाक में उसके सर पर हल्का सा मारता है। हाशिबा उसे याद दिलाता है कि योशिदा के साथ अकेला रहना कुछ और ही मतलब रखता है। तानाका धीरे धीरे सब समझने लगता है और आखिर में उसे एहसास हो जाता है कि वो लोग इसे स्टडी सेशन कह रहे हैं, पर असल में ये डेट है। हाशिबा सोचता है कि शायद उसे ये सब रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इसे होने देता है। तब तानाका यानो से पूछता है कि वो क्या पहनने वाला है। यानो कहता है कि उसने डिसाइड नहीं किया और शायद अपने यूजुअल कपड़ों में ही जाएगा, लेकिन तानाका इंसिस्ट करता है कि डेट पर ऐसे नहीं चलेगा। वो वार्न करता है कि अगर यानो बहुत कैजुअल दिखाई देगा तो उसकी स्वीट हार्ट का इंटरेस्ट कम हो सकता है, और ये सुनकर यानो परेशान हो जाता है। इसी बीच क्यूको के घर पर क्यूको आईलैश कर्लर से परेशान हो रही होती है। इजुमी ऑफर करती है कि वो संडे को जल्दी आकर उसकी मेकअप में मदद कर देगी, लेकिन क्यूको चाहती है कि वो खुद प्रैक्टिस करे ताकि उसमें और बेहतर हो सके। वो नोटिस करती है कि पहले से तो वो काफी इम्प्रूव हो चुकी है। अचानक उसे याद आता है कि उन्होंने संडे के लिए टाइम डिसाइड ही नहीं किया, तो वो जल्दी से यानो को टेक्स्ट करती है, पूछती है कि क्या सुबह 11 बजे मिलना ठीक रहेगा। यानो रिप्लाई करता है कि हाँ, वो टाइम ठीक है। फिर यानो तुरंत सोचने लगता है कि उसे क्या पहनना चाहिए ताकि क्यूको का उसमें इंटरेस्ट कम ना हो जाए। हाशिबा धीरे से तानाका को डांट देता है कि उसकी मजाक की बात को यानो ने सीरियस ले लिया। हाशिबा यानो को रियश्योर करता है कि उसके नॉर्मल कपड़े बिल्कुल ठीक हैं और योशिदा सिर्फ कपड़ों की वजह से कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं खोएगी। वो समझाता है कि तानाका सिर्फ मजाक कर रहा था। उसकी और मदद करने के लिए हाशिबा यानो को एक ऐप दिखाता है जहां लोग अपने आउटफिट आइडियाज शेयर करते हैं। यानो इम्प्रेस हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ऐप डाउनलोड करेगा। हाशिबा ये भी सजेस्ट करता है कि थोड़े स्नैक्स या एक छोटा सा गिफ्ट ले जाना भी अच्छा टच हो सकता है।
और थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करने का सजेशन देता है और इसके लिए यानो उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर ताना का घर जाते हुए यानो को संडे के लिए गुड लक विश करता है। हाशिबा कहता है कि उन्हें भी निकलना चाहिए। जाने से पहले यानो वो बात पूछता है जो काफी टाइम से उसे परेशान कर रही है। वो समझाता है कि आजकल जब भी वो योशिदा के पास होता है ज्यादातर वक्त उसका दिल इतना जोर से धड़कने लगता है कि सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है, खासकर उस दिन जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। वो पूछता है कि क्या ऐसा महसूस करना अजीब है। हाशिबा मानता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है और ये उसकी छोटी सी रेबिलियन होती है। बाद में मेकअप शॉप में मैं कियोको से पूछती है कि क्या उसे वो चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ रही थी। कियोको कहती है कि हाँ उसे मिल गई और अच्छा है कि वो सस्ती भी थी क्योंकि सेल पर थी। इसके साथ उसे लगता है कि वो यानो से जुड़ी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। मैं उसे याद दिलाती है कि वो यहाँ इसलिए आई है ताकि यानो के साथ नेक्स्ट डे के डेट के लिए तैयार हो सके और कियोको को अचानक रियलाइज हो जाता है। मैं उसे कुछ कलर्स दिखाती है और कियोको उन्हें क्यूट बोलती है, हैरान होते हुए कि कितने सारे मेकअप ऑप्शंस होते हैं। मैं कहती है कि अगर इजुमी का काम ना होता तो वो उन्हें बहुत सारे टिप्स दे सकती थी और ऐड करती है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कियोको मेकअप में इंटरेस्ट लेगी। कियोको समझाती है कि इजुमी ने समर फेस्टिवल के लिए उसका मेकअप किया था और वो रिजल्ट देखकर हैरान रह गई थी। मैं अग्री करती है, कहती है कि इजुमी सच में स्किल्ड है और कियोको उस दिन बहुत अडोरेबल लग रही थी। कियोको कहती है कि यानो ने भी उसकी तारीफ की थी तो वो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती है। मैं कहती है कि कियोको के पास हाइट और ग्रेट फिगर तो ऑलरेडी है, तो अगर वो एक एक्स्ट्रा क्यूट आउटफिट और मेकअप लगा लेती है तो वो यानो का दिमाग कंप्लीटली उड़ा देगी। कियोको एक्साइटेड होके एग्री करती है। बाद में जब वो लोग पारफेट्स खा रहे होते हैं मैं पूछती है कि उसका अपने बिलव्ड बॉयफ्रेंड के साथ सब कैसा चल रहा है। कियोको कहती है कि वो लोग लगभग हर रोज किसी न किसी वजह से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। मैं मजाक में पूछती है कि क्या वो उसे डेली रिपोर्ट होमवर्क दे रही है और कियोको समझाती है कि ये बस नेचुरली उनकी रूटीन बन गई है और उसके मैसेजेस बहुत क्यूट होते हैं। जब मैं पूछती है कि क्या और कुछ हुआ है तो कियोको कहती है कि उसे उसकी कूल और अडोरेबल साइड्स की बहुत सारी बातें याद आती हैं। जब मैं एक एग्जांपल मांगती है तो कियोको उसकी आंखों का जिक्र करती है जो यूजुअली न्यूट्रल होती हैं, लेकिन जब वो स्माइल करता है तो ज्यादा वार्म और सॉफ्ट हो जाती हैं। और वो ये भी बताती है कि उसकी आई साइट बहुत एक्सीलेंट है, 20/20 से भी बेहतर। वो एक्साइटेड होके बोलती रहती है जब तक उसे रियलाइज नहीं होता कि वो बहुत देर से बस उसी के बारे में बात कर रही है और फिर वो माफी मांग लेती है। मैं चुपचाप अपने आप से नोट करती है कि कियोको कितनी खुश लग रही है और मानती है कि यानो काफी अलग टाइप का इंसान है, लेकिन सबसे ज्यादा वो जानती है कि वो दिल से एक अच्छा लड़का है। वो कियोको से कहती है कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी चाहे उसके दिल के अंदर हल्का सा दुख ही क्यों ना हो, जैसे कियोको उससे थोड़ी सी दूर हो गई हो। वो जानती है कि ये बात वो कभी जुबान पर नहीं ला सकती। संडे को यानो कियोको के घर आता है। वो सिंपल कपड़ों में आता है जबकि कियोको क्यूट और अच्छे से तैयार होती है जिससे यानो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कियोको उसकी हेयर स्टाइल की तारीफ करती है और इससे यानो और भी नर्वस हो जाता है। घर के अंदर यानो उसके परिवार के लिए केक देता है जो उसने ध्यान से लाया है क्योंकि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं होता। कियोको ऑमलेट राइस बनाने का सोचती है और यानो बाहर खाने के बजाय उसके हाथ का घर का बना ऑमलेट राइस चूज करता है। फिर वो उसे कुक करते हुए देखता है और इस पल का मजा लेता है। लंच के दौरान यानो पैर से टिश्यू से उसके चेहरे पर लगा केचप साफ करता है और फिर खुद ही शर्मा जाता है। दोनों पढ़ाई शुरू करते हैं और जब कियोको उसके फ्यूचर के बारे में पूछती है तो वो मानता है कि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जिस पर कियोको भरोसा कर सके। कियोको कहती है कि वो भी उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करेगी जिससे यानो का दिल और तेज धड़कने लगता है। जैसे ही वो अपने दिल की धड़कन के बारे में कुछ कहने लगता है तभी कियोको के छोटे भाई बहन आ जाते हैं और सब मिलकर केक खाते हैं। बाद में यानो घर जाने के लिए निकलने की तैयारी करता है क्योंकि उसके फैमिली प्लान्स होते हैं। बाहर तक चलते हुए कियोको उसका शुक्रिया अदा करती है और यानो भी उसे थैंक यू कहता है। जाने से पहले कियोको हल्की सी शर्माती हुई कहती है कि आज वो यूजुअल से ज्यादा कूल लग रहा था और उसका दिल भी तेज धड़क रहा था। यानो ये सुनकर खुशी से भर जाता है और खुशी खुशी घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद कियोको उससे मैसेज भेजकर फिर से थैंक यू कहती है और लिखती है कि वो कभी भी आ सकता है। यानो का दिल फिर से जोर जोर से धड़कता है और वो मानता है कि वो अगले दिन उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसके पापा
पूछते हैं कि क्या उसका दिल दर्द कर रहा है और यानो जवाब देता है कि ये बिल्कुल दर्द जैसा नहीं है। कुछ दिन बाद सब लोग एक फैमिली रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। इजुमी बताती है कि जब वो अपना रूम साफ कर रही थी तब उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। पता चलता है कि वो उनकी एक्सचेंज डायरी है जो उन्होंने फर्स्ट ग्रेड में यूज की थी और सिक्स्थ ग्रेड की प्रोफाइल बुक भी। यानो सोचता है कि एक्सचेंज डायरी और प्रोफाइल बुक क्या होती है। कियो को समझाती है कि प्रोफाइल बुक वो होती है जिसमें तुम अपनी बर्थडे, हॉबीज और फेवरेट फूड्स जैसी चीजें लिखते हो और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ स्वैप करते हो। मैं इजुमी से कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि इजुमी का बर्थडे 18 जून को है। इजुमी कंफर्म करती है और बताती है कि हाशिबा का बर्थडे 18 जुलाई को है। तानाका कहता है कि उसका बर्थडे 30 नवंबर को है। मैं कहती है कि उसका बर्थडे 28 जनवरी को है। कियो को बताती है कि उसका बर्थडे 13 अप्रैल को है। फिर तानाका यानो से पूछता है कि उसका बर्थडे कब है और यानो जवाब देता है कि उसका बर्थडे 13 सितंबर को है। कियो को कहती है कि यानो का बर्थडे सिर्फ 2 दिन दूर है। कुछ दिन बाद जब यानो क्लास में आता है उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज प्लान करके रखा होता है। जैसे ही वो रूम में कदम रखता है उसके डेस्क पर स्नैक्स का एक बड़ा सा टावर लगा होता है। उस वक्त ही उसके फ्रेंड्स पार्टी स्पार्कलर जला देते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बाकी की क्लास भी ये देखकर यानो को बर्थडे विश करने लगती है। यानो शॉक में रह जाता है। कियो को सोचती है कि शायद उन्होंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। यानो सबका शुक्रिया करता है, कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि सबने इतनी मेहनत सिर्फ उसके लिए की। इजुमी, कियोको और मैं अपने मन में सोचती हैं कि शायद ये पहली बार है जब यानो स्कूल में अपना बर्थडे मना रहा है। वो डिसाइड करती हैं कि आज वो पक्का इस दिन को यानो का सबसे यादगार बर्थडे बनाएंगी। बाद में हाशिबा यानो को एक चॉकलेट देता है गिफ्ट के तौर पर। वो कहता है कि सुबह जो स्नैक टावर का मोमेंट था वो मिस हो गया, इसलिए उसने सोचा कि ये दे दे। यानो कहता है कि वो हमेशा से ये चॉकलेट ट्राई करना चाहता था और उसका शुक्रिया करता है। वो ये भी कहता है कि सब ने जो स्नैक्स उसे दिए हैं वो उसके लिए इतने प्रेशियस लगते हैं कि वो उन्हें खा नहीं पा रहा। मैं मजाक में कहती है कि वो उन स्नैक्स को उसकी जगह खा लेगी, जिस पर कियो को उसे डांट देती है और मैं तुरंत कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। फिर यानो चॉकलेट पर एक लेटर नोटिस करता है। इजुमी कहती है कि वो हाशिबा का लव लेटर है और ये भी कि वो उसे चुपके से पढ़ ले स्कूल खत्म होने से पहले। बाद में हॉलवे से गुजरते हुए यानो लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि वो उस क्लासरूम में जाए जहां वो आमतौर पर ड्राइंग करता है और बुलेटिन बोर्ड चेक करे क्योंकि वहां उसके लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है। यानो आर्ट रूम में जाता है जबकि सब लोग चुपके से उसे देख रहे होते हैं। जब वो बाहर आता है तो उसे सब दिख जाते हैं और वो सब भागकर वापस क्लासरूम के अंदर छुप जाते हैं। यानो फिर एक टीचर के पास जाता है, कहता है कि उसे यहाँ आने के लिए कहा गया है। टीचर उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि इसे इंग्लिश प्रेप रूम में पहुंचा दो। बॉक्स पर एक नोट लगा होता है, दिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसे इंग्लिश प्रेप रूम में ले जाओ। वहां जाते हुए यानो रुक जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं आता कि इंग्लिश प्रेप रूम होता कहाँ है। यानो को पैनिक में देखकर इजुमी कहती है कि उसकी आंखों से क्लियरली दिख रहा है कि वो हेल्प मांग रहा है। कियोको उसे गाइड करने का फैसला करती है, लेकिन तभी यानो को याद आ जाता है कि इंग्लिश प्रेप रूम बिल्डिंग बी के सेकंड फ्लोर पर है। जब वो इंग्लिश प्रेप रूम पहुंचता है तो उसे एक और नोट मिलता है जो उसे कल जहां उन्होंने वीडियो देखी थी उस क्लासरूम में जाने को कहता है। वो ऑडियो विजुअल रूम में जाता है जहां इजुमी की मदद से उसे एक और नोट मिलता है। फिर यानो पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उसे क्लासरूम 2-1 जाना है। मैं कमेंट करती है कि अब तो वो सीधा उनसे ही पूछ रहा है। क्लासरूम 2-1 के अंदर उसे एक और मैसेज मिलता है जो उसे स्टेयर्स पर जाने को कहता है। वो स्टेयर्स जो स्कूल के सबसे ऊपर वाले जगह तक ले जाते हैं और लिखा होता है कि ये फाइनल क्लू है। रूफटॉप की तरफ जाते हुए उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तभी अचानक कियोको उस बॉक्स से बाहर निकलती है और यानो इतना डर जाता है कि सीधा मुंह के बल गिर जाता है। फिर कियोको समझाती है कि पहले प्लान ये था कि बस गिफ्ट को वहां रख दिया जाए, लेकिन मैं और इजुमी ने सजेस्ट किया कि असली गिफ्ट वो खुद होनी चाहिए, इसीलिए वो बॉक्स के अंदर बैठी थी। फिर वो उसे एक पेंसिल सेट और एक स्केच बुक देती है और एक और गिफ्ट, एक पोर्ट्रेट जो उसने यानो का और सबका मिलकर बनाया है। वो कहती है कि अगर यानो को पसंद ना आए तो वो उसे फाड़ सकता है। यानो कहता है कि वो कभी इसे फाड़ेगा नहीं और इसे हमेशा संभाल कर रखेगा। कियोको मन ही मन सोचती है कि शायद उसकी ड्राइंग ने यानो को दिल को वाकई छू लिया है। यानो कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दोस्त उसका बर्थडे इतने प्यार से सेलिब्रेट करेंगे और ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे है। बाद में लाइब्रेरी में कियोको यानो से
पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक्सचेंज डायरी शुरू करना चाहता है और यानो कहता है कि वो जरूर करना चाहेगा। दोनों शुरुआत में बस बेसिक डिटेल्स लिखते हैं, जैसे उनके नाम, ब्लड टाइप्स, बर्थडेज, ज़ोडिएक साइंस वगैरह। यानो पूछता है कि अब और क्या लिखना चाहिए। कियोको सजेस्ट करती है कि उन्हें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जब वो रूल्स लिख लेते हैं तो यानो कहता है कि उसे नर्वस फील हो रहा है और सोचता है कि क्या उन्हें एक प्रैक्टिस राउंड ट्राई करना चाहिए। कियोको एग्री करती है और दोनों कुछ प्रैक्टिस एक्सचेंजेस करते हैं। अपनी एंट्री में वो एक सवाल लिखती है कि क्या आजकल कुछ ऐसा हुआ है जिसने यानो को सरप्राइज किया हो, और कहती है कि अगर यानो शेयर करना चाहे तो वो जानकर बहुत खुश होगी। यानो लिखता है कि उसने समर में सबके साथ फायरवर्क्स देखकर बहुत अच्छा टाइम बिताया और उसका मन करता है कि समर वेकेशन कभी खत्म ना हो। उस रात उसे सपना आया कि समर वेकेशन एक एंडलेस लूप बन गया है, जो उसके लिए काफी सरप्राइजिंग था। जब वो उठा तो वो पसीने से भीगा हुआ था। कियोको कहती है कि उसकी ड्राइंग क्यूट है और यानो उससे पूछता है कि उसका फेवरेट फूड क्या है। कियोको लिखती है कि उसे खासकर ताइयाकी पसंद है। यानो उसकी मछली वाली ड्राइंग को देखकर हंसने लगता है। कियोको पूछती है कि क्या उसने कुछ फनी लिख दिया, लेकिन यानो हंसी रोक ही नहीं पाता। वो कहता है कि कियोको सबसे बेस्ट ड्राइंग्स बनाती है। कियोको समझ जाती है कि वो उसके ड्राइंग पर हंस रहा है और पूछती है कि क्या वो इतनी अजीब लग रही है। यानो कहता है कि वो बस खुश है कि लाइब्रेरी में कोई और नहीं है और पूछता है कि मछली ऐसी क्यों लग रही है, क्या ये ताइयाकी होने वाली थी। कियोको कहती है कि इस बारे में इतना मत सोचो। फिर यानो सजेस्ट करता है कि एक नया रूल ऐड किया जाए, हमेशा एक ड्राइंग जरूर बनानी होगी। यानो बाद में लिखता है कि वो एक लौता बेटा है और पूछता है कि क्या कियोको की छोटी बहन और भाई के अलावा कोई और सिबलिंग है। कियोको लिखती है कि उसके पास सिर्फ ये ही दो हैं, बस वो दोनों उससे काफी छोटे हैं। फिर यानो पूछता है कि जो राइस बॉक्स कियोको ने बनाए हैं उनके हाथ क्यों हैं। कियोको समझाती है कि वो उसके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और पूछती है कि क्या उसकी ड्राइंग्स इतनी अजीब लग रही है। यानो माफी मांगता है, कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। कियोको फिर पूछती है कि क्या यानो के पापा कॉलेज प्रोफेसर हैं। यानो कहता है हाँ, पर ये भी मानता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके पापा क्या पढ़ाते हैं। जब कियोको फिर से लिखने लगती है, यानो डायरी की तरफ देखता है। कियोको पूछती है कि वो उसकी ड्राइंग का इंतजार कर रहा है और यानो बस मुस्कुराता है। बाद में कियोको कहती है कि उन्होंने अब तक काफी कुछ एक्सचेंज कर लिया है। यानो कहता है कि उसे बहुत मजा आया। कियोको मानती है कि फिलहाल उसके लिए ये काफी लगता है। यानो कहता है कि जब वो ये सब कर ही रहे हैं तो वो एक बार तो डायरी घर ले जाना चाहता है ताकि एक्सचेंज डायरी का असली एक्सपीरियंस ले सके। कियोको मान जाती है और डायरी उसके हाथों में दे देती है, एक और सवाल के साथ। जब यानो घर पहुंचता है वो सोचता है कि कियोको ने उससे क्या पूछा होगा। जब वो डायरी खोलता है तो वो शॉक हो जाता है। कियोको का क्वेश्चन ये होता है कि क्या उसकी राइट आई की चोट ठीक नहीं हो रही और क्या वो बताने को रेडी है कि वो हमेशा आई पैच क्यों पहनता है। अगले दिन कियोको उसका रिप्लाई पढ़ती है। यानो लिखता है कि उसकी राइट आई की चोट काफी टाइम पहले ठीक हो चुकी है और वो कियोको से कहता है कि वो चिंता ना करे। कियोको पूछती है कि क्या ये सच है और यानो कंफर्म करता है। क्लास के दौरान कियोको बार बार आई पैच के बारे में सोचती रहती है। अगर उसकी आंख ठीक है तो वो अभी भी आई पैच क्यों पहनता है। क्लास खत्म होती है तो वो उससे पूछने के लिए उसकी तरफ देखती है, लेकिन यानो तब तक गायब हो चुका होता है। हर पीरियड के बाद वो बेल बजते ही तुरंत निकल जाता है। बाद में वो कियोको को स्टेयर्स पर मिलता है। वो कहती है कि उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं उसकी चोट ठीक नहीं हो रही हो, इसलिए उसका रिप्लाई पढ़कर उसे सुकून मिला। वो उसका शुक्रिया करती है शेयर करने के लिए, लेकिन ये भी बताती है कि ड्राइंग ऐड करने का रूल यानो ने बनाया था, फिर भी उसने कुछ ड्रॉ नहीं किया। यानो हंसता है, मानता है कि वो सही कह रही है और सॉरी बोलता है। फिर कियोको पूछती है कि वो अभी भी आई पैच क्यों पहनता है और कहती है कि अगर वो बात नहीं करना चाहता तो बिल्कुल ठीक है। यानो डिसाइड करता है कि वो डिटेल्स शेयर नहीं करेगा और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। कियोको माफी मांगती है, कहती है कि वो इनसेंसिटिव हो गई थी और उसने यानो पर जोर डाला सब बताने के लिए। तब यानो फाइनली खुलकर बात करता है। वो समझाता है कि उसकी आंखों का रंग थोड़ा अलग है। वो आई पैच इसलिए पहनता है क्योंकि वो इस बात को लेकर सेल्फ कॉन्शियस है। मिडिल स्कूल में उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसकी राइट आई का कलर बदल गया था। लोग हमेशा इस बारे में बातें करते रहते हैं। वो मानता है कि जरूरत ना होने के बावजूद आई पैच पहनना शायद थोड़ा अजीब लगता होगा। कियोको कहती है कि ये बिल्कुल अजीब नहीं है और उसका शुक्रिया करती है कि उसने उसे सब बताया। बाद में हॉलवे से गुजरते वक्त यानो अपने आप से कहता है कि वो आई पैच के बारे में झूठ नहीं बोल रहा। वो सोचता
सोचता है कि अगर वो सब सच बता दे तो क्या लोग उससे दूर हो जाएंगे। तभी एक लड़की उसके पास से गुजरती है, रुक कर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे पता था वो अभी भी आई पैच पहन रहा है। कुछ दिन बाद एक एक्सटेंडेड होम रूम सेशन के दौरान क्लास अपने स्कूल फेस्टिवल के आइडियाज डिस्कस करती है। स्टूडेंट्स हॉन्टेड हाउस, कॉस्प्ले कैफे और स्प्लैश माउंटेन स्टाइल अट्रैक्शन सजेस्ट करते हैं। मे कियोको से कहती है कि अब वो फाइनली इस साल फेस्टिवल का मजा ले सकती है और दोनों अग्री करते हैं कि साथ एक्सप्लोर करेंगे। जब कियोको यानो से उसका ओपिनियन पूछती है तो वो सो रहा होता है। जब वो उसको जगाती है वो माफी मांगता है और अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जैसे जैसे और स्टूडेंट्स क्यूट कॉस्ट्यूम्स और स्केरी अट्रैक्शंस के बीच डिबेट करते हैं, यानो की ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। कियोको डिसाइड करती है कि वो उसे नर्स के पास ले जाएगी, लेकिन हाशिबा ऑफर करता है कि वो उसको ले जाएगा, जबकि यानो बार बार माफी मांगता रहता है और खून से भरे टिश्यूज को स्टैक करता रहता है। आखिर में क्लास लीडर सजेस्ट करता है कि सब आइडियाज को कंबाइन करके एक क्यूट घोस्ट थीम्ड कॉस्प्ले कैफे बनाया जाए जिसमें बहुत सारा फेक ब्लड हो। बाद में इजुमी मेंशन करती है कि कई क्लासेस या तो हॉन्टेड हाउस या कैफे करना चाहती थी और अब भी वो बिलीव नहीं कर सकती कि उनका कंबाइंड प्रपोजल अप्रूव हो गया। मैं ऐड करती है कि जो बॉय इंचार्ज था उसने कहा कि उसको आइडिया यानो के ब्लडी नोज के वजह से मिला, लेकिन वो सोचती है कि क्या ये स्प्लैटर स्टाइल कैफे में बदल जाएगा। कियोको कहती है कि उसको नहीं लगता कि वो अलाउ करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो मेन्यू के लिए इंचार्ज है उसे अच्छे आइटम्स सोचने होंगे। उस वक्त वो देखते हैं कि यानो दो लड़कियों से बात कर रहा है। इजुमी टीजिंगली कियोको से पूछती है कि क्या वो जेलस हो रही है। कियोको डिनाई करती है, कहती है कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं। यानो लड़कियों से बात करते हुए स्माइल करता है, जो इजुमी को फिर से कियोको को टीज करने पर मजबूर करता है। कियोको इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ क्यूरियस है कि किस चीज ने यानो को हंसाया। यानो लड़कियों से पूछता है उनके मेंशन कॉस्ट्यूम के बारे में और सरप्राइज होता है कि उसे भी कैफे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एक लड़की कहती है कि वो क्लास 2 का पार्ट है, दूसरी कहती है कि उससे ज्वाइन करना होगा एज द गाय जो परफेक्टली ब्लडी थीम के लिए सूट करता है, और पूछती है कि क्या उसका आई पैच रिमूव हो सकता है। यानो एक्सप्लेन करता है कि वो नहीं उतार सकता। लड़कियां कहती हैं कि वो उसके कॉस्ट्यूम में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बाद में लड़कियां कहती हैं कि यानो से बात करना बहुत इजी है और सोचती हैं कि शायद वो बिना आई पैच के बहुत हैंडसम भी हो सकता है। कियोको सोचती है कि लोग फाइनली उसके चार्म को नोटिस कर रहे हैं। इजुमी रिमार्क करती है कि अब सबको यानो की अमेजिंग पर्सनैलिटी समझ आ रही है। फिर मैं कियोको से पूछती है कि वो इस बारे में कैसा फील करती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कियोको कहती है कि ये सच में अच्छी बात है। बाद में जब हाशिबा अपनी ड्राइंग्स पर काम कर रहा होता है, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और वो अपने बहन को ब्लेम करता है कि उसने उसे सिर्फ एक स्पेसिफिक आर्ट स्टाइल में ही अच्छा बनाया। तभी वो देखता है कि कोई कर्टन के पीछे छुपा हुआ है और वो यानो होता है। यानो मानता है कि वो छुपा हुआ है क्योंकि वो ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहता या सबकी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। हाशिबा ग्रुप को बताता है कि यानो एक्चुअली ड्राइंग में टैलेंटेड है और यानो को अश्योर करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो हेल्प करेगा। इनकरेज होकर यानो प्रिपरेशंस में शामिल हो जाता है। बाद में जब कियोको वापस आती है, वो देखती है कि यानो कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर रहा है और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो चुपचाप नोटिस करती है कि यानो के आसपास रूम कितना लाइवली हो गया है। फिर हॉलवे में हाशिबा नोटिस करता है कि यानो अभी भी वहाँ है और पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी काम बचा है। यानो कहता है नहीं, वो बस घूम रहा है क्योंकि वो जेन्युइनली खुश फील कर रहा है। हाशिबा पूछता है क्यों, तो यानो बताता है कि ये पहली बार है जब वो स्कूल फेस्टिवल के प्रिपरेशन में इतना इन्वॉल्व्ड है। हाशिबा कहता है कि उसे खुशी है कि उसने यानो को हेल्प करने बुलाया और यानो सिंसियरली शुक्रिया कहता है। हाशिबा फिर बात निकालता है कि यानो का छुपना पहले अनयूजुअली ऑब्वियस था और पूछता है कि क्या पास्ट फेस्टिवल में कुछ हुआ था। यानो चुप हो जाता है। टेंशन महसूस करके हाशिबा सब्जेक्ट छोड़ देता है, कहता है कि सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और सजेस्ट करता है कि अब वो लोग घर चलें। फिर स्कूल फेस्टिवल फाइनली शुरू होता है और ग्रुप को बताया जाता है कि अगर वो वॉक करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी क्लास कैफे प्रमोट करनी होगी, कॉस्ट्यूम्स में साइन कैरी करके। बाहर कियोको सबकी नजर के नीचे सेल्फ कॉन्शियस फील करती है, लेकिन इजुमी अश्योर करती है कि वो अडोरेबल लग रही है और पॉइंट आउट करती है कि लैब कोट और प्रॉप्स यानो पर कितना अच्छा लग रहा है। मैं ऐड करती है कि आई पैच भी ग्रेट लग रहा है। कियोको प्राइवेटली नोटिस करती है कि यानो पर फेक ब्लड थोड़ा अनसेटलिंग है, फिर भी उसका आउटफिट स्ट्राइकिंग लग रहा है। इस बीच मैं तानाका के कॉस्ट्यूम पर क्वेश्चन करती है और थोड़ा डर जाती है जब वो एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब है कि उसका हेड खाया जा रहा है। फिर वो दोनों सॉसेजेस लेने जाते हैं। क्योको यानो से कहती है कि वो किसी भी जगह जा सकता है जहाँ चाहे। अचानक एक लड़की उससे टकरा जाती है और एक ब्राइट ब्लू ड्रिंक उसके लैब कोट पर गिर जाती है। क्योको कहती है कि कलर सुंदर लगता है, लेकिन तुरंत कहती है कि उन्हें इसे साफ करना चाहिए। जब वो साफ करने जाते हैं तो सिर्फ हाशिबा और इजुमी बचे होते हैं। एक सीनियर लड़की आती है और पूछती है कि क्या वो डेट पर हैं। हाशिबा मना करता है और इजुमी समझाती है कि वो बस अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं। सीनियर लड़की इजुमी की तारीफ करती है और हाशिबा से कंफर्म करने के लिए कहती है कि वो क्यूट लगती है। हाशिबा शर्माते हुए रिलक्टेंटली हाँ कहता है। इजुमी ब्लश कर जाती है, शौक होकर कहती है कि वो ये बात उस लड़की को कहता है लेकिन अपनी पसंद की लड़की को नहीं। हाशिबा पैनिक करता है, अपनी बात वापस लेता है और जल्दी से ड्रिंक लेने जाता है। सीनियर कैजुअली इनकरेज करती है कि वो उनके क्लब के बूथ से ड्रिंक ले। जब हाशिबा उसके साथ जाता है, यानो और कियोको वापस आते हैं। इजुमी का लाल चेहरा देखकर कियोको चिंता करती है, लेकिन इजुमी कहती है कि वो ठीक है। तभी वही लड़की फिर से यानो से टकरा जाती है। यानो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि ये बार बार क्यों हो रहा है। कियोको उसकी चिंता करती है और याद दिलाती है कि उन्हें अभी फेस्टिवल एक्सप्लोर करना है। यानो होश में आता है, कहता है कि वो ठीक है और दोनों आगे बढ़ते हैं। अंदर कियोको नोटिस करती है कि वो अकेली है और उसे इजुमी और मे का मैसेज आता है कि वो चली गई हैं और कियोको यानो के साथ टाइम एंजॉय करे। वही लड़की जिसने पहले ड्रिंक गिराई थी वापस आती है, यानो को हैंडसम कहती है और फोटो मांगती है। कियोको बीच में आती है, उससे फोटो डिलीट करवाती है और वो दोनों भाग जाते हैं। फिर यानो कियोको को एक क्वाइट जगह ले जाता है, पहले के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि उसे उसके साथ आराम महसूस होता है। कियोको मानती है कि उसका एक हिस्सा जलन की वजह से बिहेव कर रहा था और दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। जब उन्हें अपनी शिफ्ट याद आती है तो दोनों जल्दी से वापस जाते हैं। यानो ऑर्डर्स लेना शुरू करता है हाशिबा के साथ और कियोको सर्व करती है। कस्टमर्स यानो और हाशिबा के ड्राइंग्स की फोटोज ले रहे होते हैं। पहले वाली फेमिलियर लड़की पैनकेक्स ऑर्डर करती है और यानो उन्हें डिलीवर करता है कियोको की मदद से। फेस्टिवल के बाद स्टूडेंट्स कैंपफायर के आसपास इकट्ठा होते हैं। मैं एक लेजेंड सजेस्ट करती है कि अगर दो लोग आग के सामने हाथ पकड़ें तो वो हमेशा साथ रहेंगे, जो स्कूल में जल्दी ही फैल जाता है। इजुमी हाशिबा को टीज करती है कि उसे डेट के लिए पूछा गया और सब नोटिस करते हैं कि लेजेंड की वजह से लवी डवी माहौल बन गया है। यानो और कियोको लेजेंड से इम्प्रेस होकर शर्माते हुए हाथ पकड़ने के बजाय अपनी पिंकिस जोड़ते हैं आग के सामने, लेकिन जब यानो को पहली बार वाली लड़की देख लेती है तो वो जल्दी से पिंकी छोड़ देता है, साइड हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, जिससे कियोको कंफ्यूज हो जाती है।